नमस्कार। पैडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतरीन होगी। उसी तैयारी को और भी बेहतरीन करने के लिए आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेशन है, जिसमें हम कुछ और नए कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट हमने पिछले प्रैक्टिस सेशन में कवर किए हैं उनको कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से रिवाइज करेंगे और कुछ क्वेश्चन हम घुमा के इस तरीके से पूछेंगे कि कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा, बट क्वेश्चनों को पूछने का अगर तरीका बदला जाए तो आप उन तरीके के क्वेश्चनों को किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, है ना, किस अप्रोच के साथ उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इस प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से देखेंगे। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं तो उनके लिए मैं बता दूं, ये जो प्रैक्टिस सेशन है वो मेनली आपका चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम और ये हमारे एग्ज़ाम की टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट को फोकस करके बनाया गया है, जिसमें सारे क्वेश्चंस को आपको, चाहे वो आपका पीवाईक्यू हो या पीवाईक्यू बेस्ड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने कोशिश की है अपनी तरफ से लाने की, ताकि आपके ये टीचिंग एप्टीट्यूड रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो बेहतरीन हो सकें। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चनों की ओर। उससे पहले अगर आप पिछले प्रैक्टिस सेशन देख चुके हैं और उनसे रिगार्डिंग कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन या किसी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में ना आ रहा हो, तो हमारे ग्रुप पर आप आसानी से हमसे पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चन को भेजकर। इसकी ग्रुप की लिंक आपको और हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक, दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके माध्यम से आप वहां जुड़ सकते हैं। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू द अफेक्टिव डोमेन। अब आपको पता है कि आपने कॉग्निटिव डोमेन्स के बारे में पढ़ा है, जो कि 3 होते हैं। अब आपको करना ये है कि आपको कमेंट बॉक्स में उन 3 डोमेन्स के नाम लिखने हैं, क्योंकि हमने अपने पिछले प्रैक्टिस सेशन में ही उनके बारे में डिस्कशन किया था। तो आपका ये होमवर्क है कि आपको वो 3 डोमेन्स के नाम हमें लिख के भेजने हैं। बात करते हैं अफेक्टिव डोमेन में इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है ना। तो स्टूडेंट कैन पेंट अ पिक्चर, मतलब विद्यार्थी जो है वो चित्र बना सकता है या पत्र लिख सकता है, ग्राफ बना सकता है, ईमानदारी के महत्व को समझ सकता है, एंड कैन वैल्यू द ऑनेस्टी। तो इनमें से जो अगर बात करें अफेक्टिव डोमेन के लिए बेस्ट सूटेबल होगा तो वो होगा स्टूडेंट कैन वैल्यू ऑनेस्टी, है ना। ये सबसे सूटेबल होगा अफेक्टिव डोमेन के लिए। और अगर आपने ये डोमेन को अच्छे से पढ़ा है तो आप खुद इस बात से एग्री कर रहे होंगे कि वैल्यू ऑनेस्टी ही आपका अफेक्टिव डोमेन से कनेक्ट करेगा, क्योंकि पेंट अ पिक्चर, राइट अ लेटर और ड्रॉ अ ग्राफिक कहीं ना कहीं आपकी मोटर एक्टिविटी से हैं, तो वो साइकोमोटर वाले पार्ट में आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू कंसीडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट क्लासरूम डिसिप्लिन प्रॉब्लम। आप कक्षा में अनुशासन की समस्या को रोकने के लिए निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। क्या छात्रों के व्यवहार को ऑब्जर्व करना, इस बात को, क्या नियम स्थापित करना, या क्रिएटिंग स्टिमुलेटिंग क्लासरूम एनवायरनमेंट, या रिवार्ड स्टूडेंट्स फॉर गुड बिहेवियर। अगर हो सकता है हमारे आपके आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस हो तो आप 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करके अपना आंसर दे सकते हैं, बट यहाँ जो बेस्ट सूटेबल आंसर होगा वो होगा क्लोज मॉनिटरिंग स्टूडेंट्स बिहेवियर। क्योंकि पहले तो आपको कहीं ना कहीं डिसिप्लिन अगर बनाना है तो आपको ये जानना पड़ेगा कौन सा बच्चा किस कारण डिसिप्लिन को तोड़ रहा है। हो सकता है उसकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो, किसी चीज़ से वो मतलब प्रॉब्लम फेस कर रहा हो सकता है सीटिंग वाइज हो, या क्लास में बैठने को रिलेटेड, या जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ा रहे हैं, जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब फील कर रहा है। तो आपको पहले उसे क्लोजली मॉनिटर करना होगा, समझना होगा कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, उस हिसाब से आप उसको कहीं ना कहीं निवारण देंगे या उस समस्या का आप समाधान करेंगे। तो बाकी चीज़ें ये सेकेंडरी हो जाती हैं। सब फर्स्ट चीज़ है आपको निगरानी करनी होगी उसके बिहेवियर की, कि एक्चुअल में वो किस तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि आफ्टर टीचिंग अ कंटेंट अ टीचर फाइंड्स दैट द स्टूडेंट आर एबल टू वर्क विथ एक्शन वर्ब्स मेनली अप्रेज एंड जज दिस ऑब्जेक्टिव्स हैज बीन अचीव्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ। मतलब आपने किसी एक विषय वस्तु या कॉन्सेप्ट को पढ़ाया, उसके बाद जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं मूल्यांकन और निर्णय जैसी क्रियाओं में कार्य करने के लिए सक्षम हो गया है। तो आपको ये बताना है इस प्रकार का उद्देश्य जो है वो इन चारों में से किस में लाई करेगा। क्या वो एनालिसिस है, विश्लेषण है, सिंथेसिस है, संश्लेषण है, एवोल्यूशन है, मूल्यांकन है, एप्लीकेशन या आपका एप्लीकेशन है। तो अगर आपने कहीं ना कहीं ब्लूम टैक्सोनॉमी को पढ़ा है तो ये सारे उसी के पार्ट हैं जो को आप ट्रायंगल के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो आपको ये बताना है इस प्रकार की कहीं ना कहीं जो अप्रेज या जज वाली जो कहीं ना कहीं वर्ब है, एक्शन वर्ब है, वो किस चीज़ में से रिलेट करेंगे। तो अगर बात करें जज या अप्रेज वाली बात तो ये आपके एवोल्यूशन से रिलेट करेंगे। अब जरा हम
ब्लूम टैक्सोनॉमी के चरणों के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ डिस्कशन करूं इस बारे में, तो आपको पता है मेनली ब्लूम टैक्सोनॉमी के 6 चरण दिए गए हैं, है ना। बाद में आगे चल के 2001 में उसको रिवाइज कर दिया गया है, बट मेनली आपके 6 चरण ही हैं, जिनमें से अगर हम बात करें कि सबसे नीचे के ट्रायंगल की बात करें तो आपका अभी मैं बता दूं इस प्रकार से ट्रायंगल बनता है ना। तो इसमें अगर 6 चरण होंगे तो सबसे जो नीचे वाले चरण पे आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपका नॉलेज वाला पार्ट। अब नॉलेज में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, नॉलेज में आपने जो चीज़ सीखी है उसको अगर आप रिकॉल करते हैं, रिवाइज करते हैं, तो वो आपका आएगा डिफाइन, किसी चीज़ को डिफाइन कर देते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में आप नाम बताते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी नॉलेज में आएंगी। उसके बाद आता है कम्प्रीहेंशन, तो किसी चीज़ को आप कहीं ना कहीं व्यक्त कर देते हैं, जैसे आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड मुझे कुछ बातें बताएंगे तो आपका कम्प्रीहेंशन में आएगा। किसी चीज़ को ट्रांसलेट कर देते हैं आप तो भी कॉम्प्रीहेंशन में आएगा। किसी एक्सप्लेन करना या जनरलाइज करना, एग्जाम्पल देना, ये सारी किसके पार्ट हैं, आपकी कॉम्प्रीहेंशन के पार्ट है। थर्ड वाला आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब आपने कोई चीज़ सीखी और उसको आप डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर पा रहे हैं, उसका डेमोन्स्ट्रेशन दे पा रहे हैं, है ना। कोई चीज़ बना के रेडी कर दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्यूशन निकाल के दे देते हैं, तो ये सारी किसके पार्ट हैं, ये आपके एप्लीकेशन के पार्ट हैं। अगर फोर्थ नंबर की हम बात करें तो एनालिसिस। एनालिसिस में क्या होगा, कहीं ना कहीं चीज़ों को आप सेपरेट के तौर पे काट के देख रहे हैं, जैसे कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको ब्रेक डाउन करके अलग अलग चरणों में काट के फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो एनालिसिस में हम नॉर्मली चीज़ों को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, है ना, काटते हैं। तो ये आपका एनालिसिस हो गया। सिंथेसिस की बात करें तो आप कई सारी टुकड़ों को जहाँ जहाँ से इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है उनको कलेक्ट करके एक मतलब एक फॉर्मेट में लाके फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं, है ना। तो ये आपका सिंथेसिस में आएगा। एवोल्यूशन की बात करें तो कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ को अप्रेज करेंगे, किसी की प्रशंसा करेंगे, किसी का मूल्यांकन करेंगे या अपना जजमेंट देंगे, उस चीज़ को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो ये सारी बात आपके किसके, एवोल्यूशन के आएंगे। तो ये हाईएस्ट लेवल है। कई बार पिछली जो प्रैक्टिस सेशन है उसमें ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको ये बताना है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी में हाईएस्ट लेवल पे कौन सा है, तो आपको पता है कि वो मूल्यांकन आता है ना। तो ये अगर आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको पीडीएफ हमारे चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहाँ से आप इजीली ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि गुड टीचिंग इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाई, मतलब जो अच्छा शिक्षण है या सर्वोत्तम है वो किस प्रकार परिलक्षित होता है। क्या मीनिंगफुल क्वेश्चन से, अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट मतलब बच्चों की उपस्थिति से, नंबर ऑफ डिस्टिंक्शन मतलब अलग अलग प्रकार की चीज़ें आपके क्लास में अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, या पिन ड्रॉप साइलेंस आपकी क्लास में। अगर आप बात कर रहे हैं गुड टीचिंग की, तो गुड टीचिंग कहीं ना कहीं वो है कि टीचर एक मीनिंगफुल क्वेश्चंस बच्चों से पूछेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों का विकास क्वेश्चंस में छुपा हुआ है। आप जिस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे बच्चा उस तरीके से सोचने पे मजबूर होगा। हो सकता है आप फैक्चुअल क्वेश्चन पूछें तो उसमें बच्चे को ज़्यादातर रटने पर जोर देना पड़ेगा, बट आप एप्लीकेशन बेस्ड या कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन अगर बच्चे से सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे तो कहीं ना कहीं वो सोचने पर मजबूर होगा, और सोचेंगे तो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिएटिव थिंकिंग, ये सारी चीज़ें डेवलप होंगी। तो अगर बात करें कि बेस्ट टीचिंग किस प्रकार रिफ्लेक्ट होगी, तो मीनिंगफुल क्वेश्चन से। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज इनकरेक्ट। तो आपने टीचिंग के कई 3 लेवलों के बारे में पढ़ा है, मैंने पिछली वीडियो में भी इस बारे में डिस्कस किया था। तो 3 लेवल अगर बात करें कि टीचिंग के 3 लेवल कौन से हैं, तो आपका फर्स्ट पे आता है मेमोरी लेवल, फिर आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, और सबसे लास्ट में थर्ड लेवल पे रिफ्लेक्टिव या चिंतन लेवल आता है। तो आपका मेमोरी हो गया, स्मृति मतलब बुद्धि हो गया, अंडरस्टैंडिंग समझ हो गया, रिफ्लेक्टिव मतलब चिंतन लेवल हो गया। तो ये 3 लेवल से आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इनका थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा, बाकी हमने कवर किया है अपने क्वेश्चनों के माध्यम से। तो पूछा गया है कि मेमोरी लेवल में कौन सा शामिल नहीं होगा, तो इनिशियल स्टेज है मेमोरी लेवल, बिल्कुल बात सही है। सबसे पहले इनिशियल स्टेज पे मेमोरी आती है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग मेनली डिपेंड्स ऑन प्रिवेलिंग सोर्स और इकोनॉमिक कंडीशन। तो यहाँ अगर बात करें कि जो स्मृति स्तर है वो मौजूदा आपकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है, इस बारे में अभी डिस्कस करेंगे हम। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इंक्लूड्स द हैबिट ऑफ रोट मेमोराइजेशन, बिल्कुल मेमोरी में आप रोट मेमोराइजेशन फैक्ट्स पर ध्यान देते हैं। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इनेबल द लर्नर टू रिटेन, यहाँ रिटेन बिल्कुल करना पड़ेगा, जिन चीज़ को हम रटेंगे उनको मेमोरी में रखना मतलब रिटेन करना। एंड ऑल्सो रिप्रोड्यूस द लर्न मटेरियल, मतलब जब पूछा जाए तो उन चीज़ों को बताना। तो ये फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आपके मेमोरी लेवल में हैं, तो इस हिसाब से ये हट जाते हैं। बाकी आपका जो इकोनॉमिक कंडीशन है आपकी, वो मेमोरी लेवल से आपके कहीं कोरिलेट नहीं करती है। तो यही हमारा आंसर हो गया, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। आई होप इस एक्सप्लेनेशन आपको सारे समझ में आ रहे होंगे। अगर आपका फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप जरूर हमें हमारे ग्रुप पर लिख कर भेज सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अकॉर्डिंग टू RTE 2009
शिक्षक को वर्तमान कक्षाओं में ऐसी गतिविधियों को सीखने के कार्यों को डिजाइन करना चाहिए जो एक विषय सेटिंग में सभी शिक्षार्थियों को संलग्न करें, साथ ही साथ क्या और चीज़ है जिसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। तो ऐसा क्या टीचर मतलब डिजाइन करे अपना कॉन्सेप्ट या अपना जो लेक्चर वो देने जा रहा है जिसमें बच्चे इंगेज रहें। इंगेज रहने के साथ साथ वो क्या खास चीज़ होनी चाहिए जो आरटीई 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए दिशा निर्देश की गई है। तो क्या वो एक्साइटमेंट है, क्रिएट इंटरेस्ट है, मोटिवेशन है या चैलेंज है। तो हो सकता है आपके और मेरे या कई अलग अलग बच्चों के अलग अलग आंसर आ रहे हो, बट यहाँ जो अगर सही बात है तो इंगेज के साथ साथ आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो चीज़ पढ़ा रहे हैं वो बच्चों के लिए चैलेंजिंग भी हो, है ना, वो मोटिवेटिंग हो। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो मोटिवेशन आपको पता है एक तो आंतरिक तौर पे होता है, एक बाहरी तौर पे। तो आप पढ़ा रहे हैं उससे मोटिवेशन का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, आप बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन आप जो पढ़ा रहे हैं कॉन्सेप्ट वो इंगेजिंग होना चाहिए, साथ ही साथ चैलेंजिंग भी होना चाहिए, ताकि बच्चे एक नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए उस चीज़ को करके एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकें, है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ आएगा चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। In the class using problem solving approach to learning by giving regular uniform assignment and homework to student would be off। मतलब आप नियमित रूप से एक समान असाइनमेंट और होमवर्क देते हैं समस्या समाधान दृष्टिकोण का उपयोग करने के लिए। तो ये किस चीज़ में आएगा? क्या ग्रेट वैल्यू देगा, लिटिल वैल्यू देगा, वैल्यू ओनली फॉर स्लो लर्नर है, या वैल्यू टू गिफ्टेड चाइल्ड या स्टूडेंट्स है। तो अगर हम बात करें कि हम असाइनमेंट या होमवर्क दे रहे हैं तो हम पहली बात तो किसी को सेपरेट करने के लिए नहीं दे रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, और किसी चीज़ को कम करने के लिए चीज़ें नहीं देंगे। तो ये क्या देगा? ये आपको ग्रेट वैल्यू प्रोवाइड कराएगा, है ना, क्योंकि सभी को हम समता की दृष्टि से देखते हुए चलेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचर ऑफ टीचिंग प्रोफेशन। मतलब आपको ये देखना है शिक्षण पेशे की प्रकृति क्या नहीं है, लर्नर ओरिएंटेड, डायनामिज्म, या ह्यूमन है, ओबीडियंट टू द गवर्नमेंट। तो अगर बात करें टीचिंग प्रोफेशन की तो ये बिल्कुल विद्यार्थी उन्मुख है, गतिशील है, दयालु है, लेकिन ये सरकार के लिए आज्ञाकारी नहीं है। हमारी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे के लिए बनती है, ना कि गवर्नमेंट के लिए, है ना। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हम हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम सरकार के प्रति उत्तरदायी हैं, है ना। हम बच्चे के प्रति उत्तरदायी हैं और बच्चे की शिक्षा के विकास में हमारा मेन योगदान होना चाहिए। ये बात हमें ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, मतलब शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? डेवलप थिंकिंग पावर, गिव इन्फॉर्मेशन, डिक्टेट नोट्स, या प्रिपेयर फॉर एग्जाम। तो इसका आंसर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें, क्योंकि ये कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है और आप इजीली आंसर इसका दे सकते हैं, है ना। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंपेयर टू अ चाइल्ड ग्रोइंग अप इन वन प्लेस, अ चाइल्ड ग्रोइंग अप इन द माइग्रेटिंग फैमिलीज टिपिकली एबल टू। मतलब एक बच्चा केवल एक परिवार में पलता है, बड़ा होता है, दूसरा बच्चा है वो उसकी फैमिली कंटिन्यूस जगह बदलती रहती है, माइग्रेटिंग फैमिली कह सकते हैं हम उसे। तो आपको ये देखना है इनके बीच में कौन सा ये जो बच्चा है आमतौर पर माइग्रेटिंग फैमिली वाला वो किस चीज़ में सक्षम होगा? कनेक्टिंग विद पीपल, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, मेंटेन काम, या डेवलपिंग क्रिएटिव थिंकिंग। अगर बात करें यहाँ माइग्रेटिंग पीपल होगा तो वो जगह जगह जाएगा, अलग अलग लोगों से मिलेगा, तो लोगों से डील करना उसे आसानी होगी, कनेक्ट करने में आसानी होगी। तो यहाँ जो सटीक आंसर है वो है कनेक्टिंग विद द पीपल। मतलब जो माइग्रेटिंग फैमिली का बच्चा होगा वो लोगों से जल्दी कनेक्ट कर जाएगा, है ना, बजाय कि सिंगल एक ही जगह रहने वाले परिवार के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अकॉर्डिंग टू पियाजे द यूज ऑफ चार्ट, ग्राफ एंड डायग्राम इज अ यूजफुल स्ट्रेटजी फॉर टीचिंग चिल्ड्रन एट द। मतलब पियाजे के अनुसार बच्चे को हम अगर चार्ट, ग्राफ, आरेख के बारे में पढ़ा रहे हैं तो वो बच्चा किस अवस्था का है। तो आपको ये पता है कि पियाजे ने 4 अवस्थाओं के बारे में बात करी है। पहली जो सेंसरी स्टेज है उसमें 6 उप अवस्थाएं, प्री ऑपरेशनल में 2 उप अवस्थाएं। इन बात को आपको बेसिक ध्यान रखना है। अगर बात करें आप चार्ट और ग्राफ के बारे में पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चा किसका है? बच्चा फॉर्मल ऑपरेशन में आ चुका है ना, क्योंकि चार्ट ग्राफ की मदद से आप किसी चीज़ को मेंशन कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, बच्चे को सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि देखो पिछले साल में जनसंख्या का इतना ग्राफ था, इतनी जनसंख्या थी, अब बढ़ के इतनी हो गई, या अगले साल मृत्यु दर इतनी थी या इतनी हो गई। तो इस हिसाब से आप अमूर्त चीज़ों का वर्णनों से कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं वो फॉर्मल ऑपरेशन का बच्चा हो सकता है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि ड्यूरिंग विच पीरियड डिड एजुकेशन स्टार्ट एक्वायरिंग अ फॉर्मल नेचर बाई बीइंग इम्पोर्टेड एट अ सेंटर ऑफ लर्निंग कॉल्ड गुरुकुल्स एंड आश्रम। तो आपको ये बताना है किस काल के दौरान जो औपचारिक शिक्षा दी जाती थी वो गुरुकुलों और आश्रमों में दी जाती थी। ये भी आपको पता है कि ये किस काल का वर्णन कर रहा है, तो इसका आंसर भी आप एज अ होमवर्क हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अ डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंटेड ऑब्जर्वेशन ऑफ अ स्टूडेंट बिहेवियर यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड सेविंग द स्टूडेंट्स बिहेवियर इज नोन एज। मतलब हम क्या कर रहे हैं, बच्चे के एक तरीके से बच्चे का दस्तावेज व्यवहारों जो भी वो बिहेवियर स्कूल में दिखा रहा है उसका एक दस्तावेज तैयार कर रहे हैं, संकलित रूप में रिकॉर्ड बना के रख रहे हैं, तो उसको आप क्या कहेंगे? फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा, समेटिव असेसमेंट होगा, बिहेवियर लॉग होगा या करिकुलम मैपिंग होगा? तो हम क्या कर रहे हैं, बच्चे के व्यवहार का, उसके जो भी हमने ऑब्जर्व किया है उसके कहीं ना कहीं इवेंट का उसके दस्तावेज बना के हम रिकॉर्ड करके रख रहे हैं। तो ये हमारा किस में आएगा? ये हमारा आएगा बिहेवियर लॉग में। फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करें तो अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं तो फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका ड्यूरिंग द सेशन होता है, समेटिव असेसमेंट आपका एट द एंड ऑफ द सेशन होता है। करिकुलम मैपिंग में आपने मैपिंग के बारे में हो सकता है आप लोगों ने, कई लोगों ने ट्राई किया हो, जब हमारी कोई प्रॉब्लम होती है तो इस तरीके की प्रॉब्लम बीच में सेंटर में रख के कई सारी चीज़ों को उससे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम मैपिंग बोल सकते हैं, है ना। तो ये जो सही आंसर होगा तो थर्ड बिहेवियर लॉग विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव मीन्स, मतलब सीखने के उद्देश्यों का क्या मतलब है? लर्निंग एक्सपेरिमेंट है, कंसाइज आउटकम्स हैं, एकेडमिक अचीवमेंट है या इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स है। तो अगर आपने लेसन प्लान आप सभी ने बनाए होंगे आई होप, तो आपने हमेशा वहाँ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, लेकिन अभी जो रिसेंटली पहल चलाई गई है वो उसमें की जगह रिप्लेस कर दिया गया है आपका लर्निंग आउटकम्स को। तो अगर बात करें सीखने के उद्देश्यों का क्या मतलब है, तो वो है सीखने के परिणाम या इंटेंडेड लर्निंग आउटकम, मतलब बच्चों को हम पढ़ाने के बाद बच्चा क्या चीज़ें सीख जाएगा, है ना। इसमें फोकस दिया गया है कि ये अगर हम पढ़ाएंगे तो ये मिनिमम लर्निंग आउटकम्स तो बच्चा सीख जाएगा। तो इंटेंडेड लर्निंग आउटकम हम उसे कहेंगे कि बच्चा ये चीज़ें सीख जाएगा इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द लर्नर गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्क्रिमिनेट एट लेंथ बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्सेप्ट। मतलब आपने बच्चे को पढ़ाया, एक अवधारणा समझाई, उसके बाद बच्चा क्या करा, उसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पक्षों का विवरण आपके सामने प्रस्तुत कर देता है। तो ये किस टीचिंग लेवल में, शिक्षण स्तर में आएगा? याददाश्त होगी, मेमोरी होगी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव होगा या ऑटोनोमस डेवलपमेंट होगा? तो ये अगर हम बच्चा क्या कर रहा है, आपको चीज़ें समझा रहा है ना, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, बच्चा उस चीज़ की व्याख्या कर रहा है कि इसमें ये चीज़ नकारात्मक है, मतलब नेगेटिव है, ये चीज़ पॉजिटिव है, तो वो क्या अंडरस्टैंडिंग में आएगा, है ना। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है अ गुड लर्नर has 100% attendance in class, has average academic record, grab any opportunity quickly, devotes much time on reading books। तो आपको बताना है कि एक गुड रीडर इनमें से क्या करता है। 100% अटेंडेंस होती है उसकी क्लास में, इट्स नॉट अ कंपल्सरी थिंग, है ना। हैज़ एवरेज एकेडमिक रिकॉर्ड, एवरेज एकेडमिक रिकॉर्ड ये गुड लर्नर से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो ये भी नहीं है। ग्रैप्स एनी अपॉर्चुनिटी क्विकली, मतलब किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैप करने की उसमें क्विकली क्षमता होती है ना। यही हमारा आज का सही आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाई आवर एजुकेशन सिस्टम। मतलब कौन सा अफेक्टिंग टीचिंग से रिलेटेड फैक्टर है जो किसके द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता? क्या मैच्योरिटी लेवल ऑफ टीचर है, एज लेवल ऑफ टीचर्स है, मेंटल लेवल ऑफ टीचर्स है, फिजिकल हेल्थ ऑफ टीचर है? इनमें से क्या है? तो इसमें से अगर मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊं तो एज लेवल ऑफ टीचर, आपने देखा होगा कि जो भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम होते हैं उसमें एक एज क्राइटेरिया रख दिया जाता है, तो एज को हमारी एजुकेशन सिस्टम कंट्रोल कर सकता है बिल्कुल। मेंटल लेवल, आपका जो एग्ज़ाम होता है वो आपका मेंटल लेवल चेक करने के लिए होता है, तो इसको भी कंट्रोल कर सकता है। फिजिकल हेल्थ, इस पर भी कई सारे आपका एग्ज़ाम देखे होंगे आपने, एक फिजिकल उनका टेस्ट किया जाता है ना, तो वो भी कंट्रोल कर सकता है। बट मैच्योरिटी लेवल ऑफ अ टीचर ये कंट्रोल नहीं किया जा सकता किसी भी एजुकेशन सिस्टम के द्वारा। तो आई थिंक आपको इसका सही आंसर पता चल गया होगा, साथ में आपको रीज़न भी पता चल गया होगा कि बाकी जो ऑप्शन है वो क्यों नहीं हो सकते। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर कि फॉर टीचिंग स्पेशल सोशल साइंस एट सेकेंडरी स्कूल लेवल विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल बी मोस्ट सूटेबल। तो सोशल साइंस पढ़ाना है मैं सेकेंडरी स्कूल लेवल पर, तो सेकेंडरी स्कूल इन द सेंस 9th और 10th, ठीक है। तो कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा अच्छा होगा? क्वेश्चन आंसर, एक्सपेरिमेंटल मेथड, स्टूडेंट पार्टिसिपेंट मेथड है, डिस्कवरी मेथड। तो इसमें जो सोशल साइंस, पहले तो सब्जेक्ट देखना होगा, क्योंकि अगर साइंस होता तो हमारा एक्सपेरिमेंट
हो जाता है एक्सपेरिमेंटल। लेकिन सोशल साइंस है तो इसमें पार्टिसिपेशन ज़रूरी है स्टूडेंट का, क्योंकि जो सोशल साइंस में टॉपिक्स होते हैं उस पर डिस्कशन बहुत ज़रूरी हो जाती है ना। वो भी डिस्कशन ओपन डिस्कशन होनी चाहिए, या आपको बच्चों की भी राय सुननी होगी और अपनी भी राय देनी होगी। ऐसा नहीं है केवल डिस्कशन आपकी टीचर सेंटर्ड होकर रह जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्टिसिपेटिव मेथड ऑफ टीचिंग। क्या वो मतलब कौन सा पार्टिसिपेटिव मेथड ऑफ टीचिंग नहीं है। क्वेश्चन आंसर मेथड में पार्टिसिपेट नहीं होता है सबका, डायलॉग मेथड, डिबेट कंपटीशन या डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। तो वो पार्टिसिपेटन मेथड नहीं है इन द सेंस कि बच्चे एक्टिव हो गए उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इन द सेंस कि वो जो मेथड है वो आपका टीचर सेंटर्ड मेथड है। ठीक है, ये इसका और डिटेल एनालिसिस कर लिया हमने क्वेश्चन का। तो इसमें से कौन अप्रोप्रिएट आंसर होगा आपका डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आपका डायलॉग और आपका डिबेट ये तीनों स्टूडेंट सेंटर्ड है, क्योंकि इन सब में आपका स्टूडेंट का कहीं नहीं पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अकॉर्डिंग टू एडगर डेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचर एड्स प्रोवाइड्स लीस्ट डायरेक्ट एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट्स। तो आपको यहाँ एक नाम नया देखने को मिलेगा, वो है एडगर डेल का। ठीक है, इन्होंने अनुभव अधिगम से रिलेटेड कुछ रिसर्च की है, ये अमेरिका के एक एजुकेटर हैं। तो इनने ये पूछा कहा है कि एडगर डेल के अनुसार इनमें से कौन सी जो टीचिंग एड्स है, मतलब शिक्षण सामग्री है, वो लीस्ट डायरेक्ट एक्सपीरियंस बच्चे को प्रोवाइड कराएगी। चौक डस्टर यूज़ बाई टीचर है, लेबोरेटरी एक्सपीरियंस है, फील्ड विजिट है, वीडियो फिल्म है। तो इन तीनों में बच्चा क्या होगा, सबसे ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेट करेगा, बट चौक और डस्टर में टीचर ही मेन लीड रोल में होता है ना। तो यहाँ लीस्ट डायरेक्ट एक्सपीरियंस बच्चे को देखने को मिलेगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि वन मेजर स्टेप टू इम्प्रूव द स्कूल एजुकेशन एवोल्यूशन सिस्टम शुड बी। मतलब स्कूल की आकलन प्रणाली या मूल्यांकन प्रणाली को बेहतर करने के लिए हमें क्या मेजर स्टेप लेना चाहिए। कंप्लीटली सेंट्रलाइज द सिस्टम, सेट ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सेट ओनली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, या डिसेंट्रलाइजेशन द सिस्टम वेयर इन ईच स्कूल अ ग्रुप ऑफ टीचर एवल्यूट ईच स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। ठीक है, क्या हमें केंद्रीकरण करना चाहिए, ठीक है, क्या MCQ बेस्ड क्वेश्चन देने चाहिए ओनली, या आपको शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन देने चाहिए, या विकेंद्रीकरण कर देना चाहिए सिस्टम का, जिससे हर एक स्कूल में हर एक ग्रुप जो टीचर का होगा वो ईच स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को एनालाइज करेगा, है ना, ऑब्जर्व करेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो मेजर चेंज आपने देखने को मिला है वो ये वाला है। इसी के बेस पे आपका रूब्रिक्स का जो असेसमेंट मॉडल लाया गया NCF और NEP 2022 के तहत, है ना। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अ टीचर इज सेड टू बी फ्लुएंट इन आस्किंग क्वेश्चन इन द क्लास इफ ही और सी कैन आस्क। मतलब टीचर फ्लुएंट आस्किंग क्वेश्चन, अगर टीचर इज सेड टू बी फ्लुएंट इन आस्किंग क्वेश्चन इन क्लास, ओके, इफ ही एंड सी कैन आस्क एज मैनी एज क्वेश्चन पॉसिबल। तो जितने क्वेश्चन चाहे उतने क्वेश्चन पूछ लिया, मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछे, या मैक्सिमम क्वेश्चन इन फिक्स टाइम, मतलब एक निश्चित समय अंतराल में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, या नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, या इन फिक्स टाइम मतलब निश्चित समय अंतराल में आपके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे। तो सही क्वेश्चन का फ्लुएंसी है वो है मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछना, क्योंकि अगर क्वेश्चन ही मीनिंगफुल नहीं है तो उनका कोई मतलब नहीं बनता, आप कितने भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्री रिक्विजिट ऑफ इनकलकेटिंग क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स। मतलब इसका ये मतलब है कि बच्चों में अगर आप देखना चाहें, जैसे हम कहते नहीं बच्चों में जो सृजनात्मकता होती है उसको आप किस बात से जज करें, मतलब किस बात से देखेंगे कि बच्चों में एक सृजनात्मकता है। ठीक है, इज़ नॉट प्री रिक्वेस्ट, मतलब सृजनात्मकता होने के लिए कौन सा प्री रिक्वेस्ट मतलब पहले से नहीं होना चाहिए, पूर्व अपेक्षित नहीं है, कौन सी चीज़ में से पूर्व अपेक्षित नहीं है बच्चों की सृजनात्मकता के लिए। ठीक है, कि वो होना कंपलसरी ही है, कि वो नो नेशनलिटी है, या ओपननेस टू एक्सपीरियंस है, करेक्टेडनेस है, या रेशनलिटी है। तो सृजनात्मकता के लिए जरूरी नहीं है बच्चा विवेकी हो, ये क्रिटिकल थिंकिंग के लिए ज़रूरी है। ठीक है, कि बच्चा विवेकी हो, हर चीज़ को बारीकी से ऑब्जर्व करके उसका मूल्यांकन या उस पर आगे अपना डिसीजन कोई जजमेंट ले, है ना। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग के लिए ज़रूरी है, नॉट क्रिएटिव थिंकिंग के लिए, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ मोटिवेटिव टीचिंग। मतलब इनमें से कौन सा मोटिवेटिव टीचिंग का इंडिकेटर है। स्टूडेंट अटेंडेंस इन क्लास, क्वेश्चनिंग बाय द टीचर, क्वेश्चनिंग बाय द स्टूडेंट, या टाइमली कंप्लीशन ऑफ द होमवर्क। आपको बताना है इसमें कौन सा मोटिवेटेड टीचिंग है का इंडिकेटर हो है।
ठीक है। तो आपको देखो यहाँ अगर सारे क्वेश्चनों को हम डिस्कस करें तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट अटेंडेंस इन द क्लास, तो अगर क्लास में कितने बच्चे हैं उससे आपका इंडिकेटर थोड़ी है कि टीचिंग मोटिवेटिंग है ना। तो क्वेश्चनिंग बाय द टीचर, टीचर के द्वारा क्वेश्चनिंग पूछा जा रहा है, ये आपका इंडिकेटर है मोटिवेटिंग टीचिंग का, या क्वेश्चनिंग बाय द मतलब आपका जो लर्नर है वो एक्टिव होकर पार्टिसिपेट कर रहा है, वो आपका इंडिकेटर माना जा सकता है अच्छी टीचिंग का। तो क्योंकि टीचिंग का जो जजमेंट आप जिस बेस पे करेंगे अच्छी और बुरी टीचिंग का, वो है आपका लर्नर का क्या लर्निंग आउटकम्स है, मतलब बच्चे ने क्या सीखा उस बेस पे ही हम अच्छी और बुरी टीचिंग को जज करेंगे। तो इसमें जो मेन इंडिकेटर काम करेगा वो है क्वेश्चनिंग बाय द स्टूडेंट, मतलब बच्चे अगर क्वेश्चन कर रहे हैं इन द सेंस कि अच्छा टीचिंग मेथड है, आप अच्छी तरीके से शिक्षण कार्य कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा आपका मेन है, बच्चे को एक्टिवली पार्टिसिपेट कराना। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा एनालिसिस जो हमने क्वेश्चनों का किया है। अगला क्वेश्चन है कि बाय नेचर टीचिंग इज मैंने आपको पिछली वीडियो में ही इस बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था कि बाय नेचर टीचिंग क्या है, क्या वो जॉब है, प्रोफेशन है, सर्विस है, ड्यूटी है। तो टीचिंग बाय नेचर टीचिंग इज अ प्रोफेशन, नॉट अ जॉब, नॉट अ सर्विस, नॉट अ ड्यूटी। ये आपको बात ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन देखने में सरल है बट कई लोग इसी बेस पे कंफ्यूज हो जाएंगे और हो सकता है कई लोग गलत टिक करके आ जाए, मे बी कोई सर्विस या कोई जॉब टिक करके आ जाए, है ना। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, मतलब टीचिंग का इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। टू शेप लर्नर्स बिहेवियर, टू अटेन पॉजिटिव एटीट्यूड, टू डेवलप इनर कैपेबिलिटीज ऑफ लर्नर, टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एक जो टीचिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। तो टीचिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो कौन सा नहीं हो सकता। शेप लर्नर बिहेवियर बिल्कुल है, बच्चों के बिहेवियर को शेप देना अपना टीचिंग का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल। अटेन पॉजिटिव एटीट्यूड, तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना मतलब किसी भी चीज़ को देख के उसके प्रति एक पॉजिटिव दृष्टिकोण रखना, ये सिखाना हमारा टीचिंग का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल। टू डेवलप इन्नेट कैपेबिलिटीज़ ऑफ लर्नर, मतलब बच्चे की इन्नेट कैपेबिलिटी को डेवलप करना एक टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है। इसके बारे में आप थोड़ा थिंक करिए, तब तक मैं अगले ऑप्शन को टच करता हूँ कि टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड। यस, बच्चे में साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना एक टीचिंग का ऑब्जेक्टिव इसलिए होता है क्योंकि हम किसी को साइंटिफिक नज़रिए से देखने का मतलब है हम हर चीज़ को क्वेश्चन करें। ये एक साइंटिफिक मेथड है ना, कि हर चीज़ को हम जब क्वेश्चन करेंगे उसकी और डेप्थ में जाएंगे तो हमें एक अच्छी जानकारी और सटीक जानकारी मिलने की अनुमान बढ़ जाता है। अब डिस्कस करते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड को कि डेवलप इन्नेट कैपेबिलिटीज़ ऑफ लर्नर। तो हर बच्चे में अपनी एक इन्नेट कैपेबिलिटीज़ होती हैं बट उसको डेवलप करना एक टीचिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं माना जाता। टीचिंग का ऑब्जेक्टिव एक हॉलिस्टिक वे में देख के चलता जाता है, ठीक है। तो आपका जो इसका ऑप्शन हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अ गुड लर्नर इज़ नॉट रेडी टू लर्न फ्रॉम एवरीवन, रेडी टू मॉडिफाई हिज और हर बिहेवियर, डिटरमाइंड टू अटेन सक्सेस, या मेंटली अलर्ट। तो आपने बताना है कि जो गुड लर्नर की करेक्टरिस्टिक्स हैं वो इनमें से कौन सी नहीं है ना। तो रेडी टू लर्न फ्रॉम एनीवन, यस ये गुड लर्नर है कि बच्चा हर किसी से सीखता है, ये बिल्कुल सही है। रेडी टू मॉडिफाई हिज और हर बिहेवियर, तो जब मॉडिफाई नहीं करेगा, चेंज नहीं लाएगा बिहेवियर में, तो वो सीख नहीं रहा कुछ, तो ये भी करेक्टरिस्टिक्स इसमें शामिल होता है। डिटरमाइंड टू अटेन सक्सेस, अब ये ज़रूरी नहीं है जो बच्चा अच्छा लर्नर है वो निश्चित रूप से सक्सेस को अटेन करे, हाँ सक्सेस को रख पाए, तो ये ज़रूरी नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाता है वो यही है। मेंटली अलर्ट, बिल्कुल गुड लर्नर जब तक मेंटली अलर्ट या एक्टिव नहीं होगा तो गुड लर्नर कहलाएगा ही नहीं, है ना। तो ये सारे ऑप्शन को हमने डिस्कस कर लिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टू प्रमोट क्रिएटिव थिंकिंग अमंग द स्टूडेंट्स अ टीचर शुड फोकस ऑन द, मतलब क्रिएटिव थिंकिंग किसी बच्चे में लाने के लिए या उस प्रमोट करने के लिए टीचर को किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, आपको बताना है। क्या वो इमोशंस ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, हैबिट्स ऑफ द स्टूडेंट है, या परसेप्शन ऑफ द स्टूडेंट है। तो क्रिएटिव थिंकिंग यहाँ एक वर्ड आपको मिल गया है, इस बेस पे आपको एग्जाम्पल ऑप्शन को टिक करना है। तो इमोशन ऑफ द स्टूडेंट क्रिएटिव थिंकिंग के लिए प्रमोट करना, फोकस करना चाहिए नहीं। इमोशन पे फोकस क्यों करें क्रिएटिव थिंकिंग, क्योंकि बच्चे के इमोशन पल पल बदलते हैं। तो क्रिएटिव थिंकिंग लाने के लिए इमोशन का वहाँ कोई रूल डायरेक्ट है नहीं। हैबिट हो सकता है अच्छी हैबिट हो सकता है ख़राब हैबिट हो, तो जरूरी थोड़ी उस पर फोकस किया जाए क्रिएटिव थिंकिंग लाने के लिए। परसेप्शन ऑफ द स्टूडेंट, बच्चा क्या देख रहा है उससे या उसकी क्या इमेज बना रहा है उससे, उस पर भी फोकस नहीं। क्या मेन फोकस करना चाहिए बच्चा ऑब्जर्वेशन पे, कि बच्चा जितना ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, है ना, उससे उसकी क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि आ स्टूडेंट इज़ अंडर स्ट्रेस ड्यू टू सम प्रॉब्लम, मतलब बच्चा कुछ समस्याओं को लेकर चिंतित है। टू हेल्प द स्टूडेंट इन ओवरकमिंग द स्ट्रेस द टीचर शुड
आस्क द स्टूडेंट टू। इसका आंसर देने पहले मैं बता दूं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको स्पीड थोड़ी स्लो लग रही है तो आप 1.25 या 1.5 भी करके देख सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपका जितने क्वेश्चन आप जल्दी समझेंगे, उनको मेन अपना मोटिव होना चाहिए कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी, है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैटर करते हैं बट इतना नहीं करते जितना कि मैटर कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी करता है। और ये वीडियो आपका जरूरी नहीं है इसी वीडियो से क्वेश्चन सारे उठ के आ जाएं, नहीं, ये आपको एक डायरेक्शन देने के लिए वीडियो है, प्रैक्टिस वीडियो जितनी भी डाली जा रही है। इसके बाद भी आपको अपनी प्रैक्टिस और कहीं जहाँ आपको बेटर क्वेश्चन या और अच्छी चीज़ें मिलें वहाँ से करनी होगी, है ना। तो ये आपके गाइडेंस के तौर पे है। बढ़ते हैं अपने इन क्वेश्चनों के ऑप्शन की तरफ कि टीचर मतलब एक बच्चा क्या है, चिंतित है किसी बात को लेकर, और उसकी चिंता दूर करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चे से क्या पूछना चाहिए। गो फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्ट्रेस, मतलब ट्रीटमेंट के लिए उसे सीधा मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जाना चाहिए। फाइंड रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम एंड डिसाइड फ्यूचर स्टडी, मतलब रूट कॉज पता करके आगे के बारे में सोचना चाहिए। उसके कॉल हिज और हर पेरेंट्स टू द स्कूल, मतलब उसके माता पिता को स्कूल बुला के स्टूडेंट को आउटसाइड द सिटी भेज देना चाहिए, है ना। गो फॉर अ फ्यू डे हॉलीडे, या उसे कुछ दिन की छुट्टी पर भेज देना चाहिए। तो इसका जो आई थिंक मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो सभी आपको पता है कि जो टीचर क्या करेगा, वो फाइंड रूट कॉज पता करेगा और आगे के लिए प्लान बनाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड लर्नर, मतलब इनमें से कौन सा एक गुड लर्नर का करेक्टरिस्टिक नहीं है। तो आपको बताना है क्या वो डायनामिक है, गुड मोटिवेशन लेवल है, एक्सपेरिमेंटल बाय नेचर है, गिविंग रिस्पेक्ट टू ऑल ट्रेडिशंस है। तो अ गुड लर्न का जो करेक्टरिस्टिक डायनामिक बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में वो सोचने वाला हो सकता है, मोटिवेशनल लेवल भी है उसका अंदर का हाई हो सकता है, अच्छा हो सकता है, एक्सपेरिमेंट बाय नेचर बिल्कुल होना चाहिए, तभी वो गुड लर्नर हर किसी को मतलब हर चीज़ को पे क्वेश्चन करे, पुट क्वेश्चन ऑन एवरीथिंग, है ना। गिविंग रिस्पेक्ट टू ऑल ट्रेडिशन, ये जरूरी नहीं है क्योंकि वो हर ट्रेडिशन पे क्वेश्चन करने वाला भी हो सकता है, तभी वो एक गुड लर्नर है और साइंटिफिक उसकी मेंटलिटी है। तो इसका जो ऑप्शन टिक हो सही हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी इग्नोर्ड फॉर गुड टीचिंग, मतलब गुड टीचिंग के लिए इनमें से किस चीज़ को इग्नोर कर देना चाहिए, है ना। मोटिवेशन लेवल ऑफ द टीचर, या कल्चर हेरिटेज ऑफ द टीचर, या आपका प्रीवियस लर्निंग ऑफ द टीचर है, और वर्ल्डली सक्सेसफुल टीचर। इनमें से किसको इग्नोर या अवॉइड करना कर देना चाहिए हमें गुड टीचिंग के लिए। तो मोटिवेशन और लेवल ऑफ द टीचर बिल्कुल नहीं कर सकते इसको अवॉइड, क्यों, टीचर का मोटिवेशन लेवल ही उसकी गुड टीचिंग को रिफ्लेक्ट करता है। कल्चर हेरिटेज ऑफ टीचर, हाँ, टीचर का जो कल्चर है उसका जो हेरिटेज है उसका डायरेक्ट कनेक्शन कोई टीचिंग से है नहीं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ज़रूर हम इग्नोर कर सकते हैं, बट प्रीवियस लर्निंग ऑफ द टीचर नहीं, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। या बर्डली सक्सेस ऑफ टीचर, अब कई लोग हो सकता है फोर्थ वाला टिक कर रहे होंगे, बट अगर टीचर की बर्डली सक्सेस है मतलब कहीं ना कहीं उसकी टीचिंग मेथड इतना अच्छा इफेक्टिव है कि उसे बर्डली सक्सेस के बेस पे मिली है, तो उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि व्हाट टीचिंग मेथड विल यू अडॉप्ट टू टीच कम्युनिकेशन हार्मोनी टू क्लास 10th स्टूडेंट, मतलब सामाजिक सद्भावना पढ़ाने के लिए कक्षा 10 के बच्चे को आप कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ करेंगे। क्या वो टीम टीचिंग होगा, या वो आपका डिबेट मेथड होगा, या डिस्कशन एंड डायलॉग मेथड होगा, या क्वेश्चन आंसर मेथड होगा। तो क्या पढ़ाना है अपन को सामाजिक सद्भावना पढ़ाना है। किसे पढ़ाना है, क्लास 10th के बच्चे को, है ना। तो टीम टीचिंग मेथड नहीं, इसका यूज़ नहीं करेंगे। डिबेट मेथड, सामाजिक सद्भावना पढ़ाने के लिए डिबेट में क्या होगा, बच्चा अपना अपना रखेगा, उसमें से सीख क्या रहा। या एक सामाजिक सद्भावना के लेवल, क्योंकि वो दोनों सेम लेवल पे बच्चे होंगे डिबेट में, ग्रुप ए ग्रुप बी दोनों सेम लेवल पे होंगे, तो उसमें सामाजिक सद्भावना आने की गुंजाइश कम है ना। अब डिस्कशन एंड डायलॉग मेथड, ये मोस्ट है, डिस्कशन में इसमें टीचिंग भी शामिल होगा, टीचर भी शामिल होगा, है ना। तो डिस्कशन एंड डायलॉग मेथड। क्वेश्चन आंसर मेथड, इसमें तो क्वेश्चन आंसर सीधा पुट करेंगे तो उसमें कोई सामाजिक सद्भावना आने का है नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि फॉर टीचिंग टॉपिक्स रिलेटेड टू सोशल स्टडी टू सेकेंडरी स्टूडेंट विच टीचिंग मेथड विल यू अडॉप्ट, मतलब सेकेंडरी स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए आप कौन, सोशल साइंस का सब्जेक्ट है तो कौन सा टीचिंग मेथड अप्रोप्रिएट लगेगा आपके हिसाब से। क्या वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, या डाटा बेस्ड डिस्कशन मेथड है, ह्यूरिस्टिक मेथड है, या टीम टीचिंग मेथड है। तो हमें मेन देखना क्या है, पढ़ाना क्या है, हमें पढ़ाना है सोशल स्टडी। किस बच्चे को, सेकेंडरी स्टूडेंट को पढ़ाना है। सेकेंडरी स्टूडेंट आपका 9th 10th होता है ना। उसे डेमोन्स्ट्रेशन, अब सोशल स्टडी में आप क्या डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, है ना। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यहाँ नहीं आएगा। उसके बाद आपका डाटा बेस्ड डिस्कशन मेथड,
हाँ, ये हो सकता है क्योंकि सोशल स्टडी मान लो आप एक पॉपुलेशन वाला पढ़ा रहे हैं तो उसमें आपका हाथ में क्या होगा, मोस्टली डाटा होगा जिस पर आप डिस्कशन करेंगे। तो ये सोशल स्टडीज़ पढ़ाने के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट वे हो सकता है, मेथड हो सकता है। ठीक है, उसके बाद टीम टीचिंग भी नहीं होगा और ह्यूरिस्टिक भी नहीं होगा। आई थिंक ये टीचिंग मेथड जितने भी हैं वो हमने प्रीवियस वीडियो में अपने कवर कर रखे हैं, उनके माध्यम से आप सारे टीचिंग मेथड के बारे में जान जाएंगे। तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग एड्स विल बी द मोस्ट इफेक्टिव फॉर टीचिंग द टॉपिक व्हील ड्राइव टू क्लास 9th स्टूडेंट। मतलब कक्षा 9 के बच्चे को आपको व्हील ड्राइव मतलब व्हील जाति के बारे में पढ़ाना है। तो इनमें से क्या मोस्ट इफेक्टिव तरीका हो सकता है कि ऑनलाइन वीडियो चैटिंग विद द व्हील ड्राइव लेडी, मतलब व्हील ड्राइव की जो स्वयं महिला है उसके से वीडियो चैट करा देना है ना, डिस्कशन ऑन द टॉपिक, इस टॉपिक पर डिस्कशन करना बच्चों के साथ, कम्प्रीहेंसिव लेक्चर मतलब इस व्हील ड्राइव वाले टॉपिक पर लेक्चर दे देना बच्चों को, या फिल्म दिखा देना। तो जो मोस्ट इफेक्टिव वे है वो है सीधा उनसे डायरेक्ट कनेक्ट करा देना, क्योंकि जब तक वो उनकी लाइफ को खुद से नहीं देखेंगे तब तक कोई मतलब नहीं है। तो जब उनका सीधा कनेक्शन भी उन्हीं व्हील ड्राइव की लेडी से हो जाएगा तो वो जितने भी उनके मन में क्वेश्चन हैं वो सारे उनको सीधा अप्रोप्रिएट आंसर उन्हें मिल जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अ टीचर अनाउंस्ड इन हिज और हर फर्स्ट क्लास ऑफ द सेशन आई विल टीच थ्रू आउट द ईयर, कि मैं पूरे साल आपको पढ़ाऊंगा। आई विल नॉट टेक एनी एग्जामिनेशन, मैं कोई भी आपका एग्जाम नहीं लूँगा। बट एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब साल के अंत में द फाइनल एग्जामिनेशन विल डिसाइडेड इफ़ यू आर पास और फेल। मतलब आपके साल के अंत में एक टेस्ट होगा जिसके बेस पे आपको जज किया जाएगा कि आप पास हैं या फेल हैं। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल माना जाएगा, क्या वो फॉर्मेटिव एवोल्यूशन का है। ठीक है, क्राइटेरियन बेस्ड है, नॉर्मेटिव बेस है, समेटिव बेस है। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको फॉर्मेटिव बता दिया। क्राइटेरिया मतलब एक क्राइटेरिया सेट कर देते हैं, इसके बाद नंबर बाद जैसे 90 के सीटेट में दिखाया जाता है 90 से ऊपर वाला पास, 90 के नीचे वाला फेल। तो ये क्राइटेरिया हो गया। नॉर्मलाइजेशन हमने पढ़ाई है। समेटिव ये क्या होगा, ये समेटिव होगा कि एट द एंड ऑफ द ईयर आप एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है कि टीचिंग क्या है, क्या ये आर्ट एक्टिविटी है, साइंस एक्टिविटी है, सोशल एक्टिविटी है, साइकोलॉजिकल एक्टिविटी है। तो आप ये करिए कि इस वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करिए, पहले खुद से आंसर दीजिए, देन मेरा आंसर सुनिए कि आखिर इसका क्या आंसर है। तो टीचिंग जो है वो एक तरीके की सोशल एक्टिविटी है। ओके, तो अगर आप कोई पूछे आप टीचिंग कैसी एक्टिविटी है, तो ये आर्ट नहीं है, साइंस नहीं है, साइकोलॉजिकल नहीं है, टीचिंग इज़ अ सोशल एक्टिविटी। ओके, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि वेयर आर टीचिंग मेथड ड्राइव फ्रॉम। जो टीचिंग मेथड हैं वो कहाँ से ड्राइव होते हैं, क्या वो अप्रोच से ड्राइव होते हैं, वो टेक्निक से ड्राइव होते हैं, स्ट्रेटजी से, या नन से। तो आपको बता दूं जो टीचिंग मेथड है वो आपके अप्रोच से ड्राइव होते हैं। अब आपको एक बेन डायग्राम के थ्रू मैं ये बताना चाहूँगा कि इसका क्या वो चलता है। तो एक मान के चलिए सर्कल है, अगर ये अपर सर्कल आपका किसका है, अप्रोच का है, ये फॉर अप्रोच। ठीक है, तो जो इसके अंदर आएगा वो आएगा आपका मेथड वाला पार्ट, वो मेथड के अंदर ही आपकी टेक्निक आएंगी। ओके, तो फर्स्ट नंबर पे आपका अप्रोच एक ब्रॉड टर्म है, उसके बाद आपका मेथड आता है, उसके अंदर आपका टेक्निक्स आते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ओके, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि लेक्चर मेथड से बच्चों में डैश और डैश कौशल विकसित होते हैं। मतलब आपको ये बताना है कि लेक्चर मेथड के थ्रू हम बच्चों में कौन कौन से स्किल डेवलप कर सकते हैं। क्या वो डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन सिंथेसिस है, या कम्युनिकेशन या लिसनिंग है, या लिसनिंग इन्फॉर्मेशन सिंथेसिस है, या एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन है। तो लेक्चर मेथड के थ्रू हम बच्चों में लिसनिंग एंड इन्फॉर्मेशन सिंथेसिस डेवलप कर सकते हैं। अभी है क्या, सबसे पहले लेक्चर मेथड आपको समझना चाहिए कि लेक्चर मेथड आप बड़ी क्लासों के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आपको कोई टॉपिक से रिलेटेड बच्चों को कुछ समझाना हो तो उसमें आप लेक्चर मोड पे जाते हैं। ये टीचर सेंट्रिक अप्रोच है, इसमें टीचर के हाथ में पूरी कमांड होती है, वो किसी टॉपिक से रिलेटेड बातचीत करता है, उसे बच्चों को जानकारी देता है, तो इसमें बच्चों की लिसनिंग पावर इंक्रीज़ होती है। ओके, अब इन्फॉर्मेशन सिंथेसिस बताएं, जो टीचर लेक्चर दे के गया है उसके नोट्स स्वयं बच्चों को बनाने पड़ते हैं, जिससे जो उन्हें नॉलेज इन्फॉर्मेशन के फॉर्मेट में मिली है उसको वो सिंथेसाइज करके समराइज़ करते हैं। ओके, तो इससे दो आपके कौशल विकसित होते हैं बच्चों में, एक तो लिसनिंग का, एक इन्फॉर्मेशन सिंथेसिस का। आई थिंक कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड्स में क्या सम्मिलित है। इसे देखो सुनो विधि कहते हैं। यह अवलोकन के माध्यम से संभव होता है। इसमें तार्किक शक्ति का विकास होता है कि इनमें से सभी। तो आपको बताना है कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में इनमें से क्या चीज़ सम्मिलित है। तो आई थिंक इसका आंसर आप सभी को आ गया होगा कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में ये सारी चीज़ सम्मिलित हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कभी क्वेश्चन के फॉर्म में कि देखो सुनो विधि किसे कहा जाता है, तो देखो सुनो विधि किसको कहा जाएगा, डेमोन्स्ट्रेशन विधि को। बोलो यस या। आई थिंक कि आपको सब समझ में आ गया होगा।
है ना। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने अपने नोट्स बना रहे होंगे साथ ही साथ, क्योंकि आपको पता है कि नोट्स बनाना किसी चीज़ को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो वो ज़्यादा देर तक आपकी मेमोरी में होगी और आप टाइम टू टाइम उसको रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। इट्स बेनिफिशियरी फॉर यू, है ना। तो नोट्स बनाइए, मैं तो यही कहूँगा। बाकी अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि व्हेन द टीचर एक्ट एज अ को लर्नर इन द लर्निंग प्रोसेस टू मेक लर्निंग ऑफ स्टूडेंट इफेक्टिव। तो इस लर्निंग को आप क्या कहेंगे? क्या ये टीचर सेंटर्ड है, क्या ये लर्नर सेंटर्ड है, या लर्निंग सेंटर्ड है, या कोलैबोरेटिव है? तो इसमें क्या गया है, जो टीचर है, अध्यापक है, वो को लर्नर की तरह बच्चे की सीखने की अधिगम प्रक्रिया में शामिल होता है और बच्चों को क्या है, बेहतरीन अधिगम प्रोवाइड कराता है। तो इसमें क्या है, तो ये देखो टीचर सेंटर्ड तो है नहीं, क्यों मैंने ये कट क्यों कर दिया कि इसमें को लर्नर वर्ड लिखा है ना। लर्नर खुद ही अपनी तरफ से चीज़ों की पहल नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं इसमें टीचर की भी इन्वॉल्वमेंट है और जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग की, इसलिए इसका सही आंसर होगा लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच। आई थिंक कि आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। इफ़ एनी कंडीशन, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि किसके विद्यालयों को शिशु बाल मंदिर के नाम से जाना जाता है? शिशु बाल मंदिर किसके विद्यालयों को कहा गया है? क्या वो मारिया मोंटेसरी हैं, गिजू भाई हैं, फ्रावेल हैं, या कोल्डवेल हैं? तो आपको बता दें, शिशु बाल मंदिर हैं वो गिजू भाई के ने जो स्कूलों की स्थापना करी थी उनको कहा गया है, ठीक है। और बाल विद्यालय मारिया मोंटेसरी के ने जो स्कूल ओपन करे थे उनको कहा गया है, ठीक है। किंडल गार्डन के नाम से आप फ्रावेल को जानते ही हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। आई होप जो एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिली है वो आपने नोट करी है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि लेक्चर मेथड के संदर्भ में क्या उपयुक्त नहीं है? टीचर एक टॉपिक को पूरी स्पष्टता के साथ बड़े समूह को समझाता है। टीचर इसमें समराइज एंड रिपीटिशन को लेकर चलता है और मुख्यतः उच्च कक्षाओं में, मतलब ये चीज़ जो है मुख्यतः किसमें, उच्च कक्षाओं में होती है। यह एक किफ़ायती विधि है या ये सभी सही है, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा लेक्चर मेथड के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। तो अभी मैंने आपको लेक्चर मेथड के बारे में एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दी थी कि लेक्चर मेथड में चीज़ों को टीचर समराइज नहीं करता है। ये कौन करेगा? ये स्टूडेंट समराइज करेगा। और रिपीटेशन भी टीचर नहीं करता है। टीचर जब एक टॉपिक को कंप्लीट करता है तो बच्चे उसे समराइज करते हैं और बच्चे आपस में डिस्कशन करके उनकी जो टॉपिक की मेन की पॉइंट होते हैं उनको रिपीट करते हैं। तो ये टीचर का काम नहीं है। तो यही इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इल्यूस्ट्रेटिव मेथड। इनमें से कौन सा उदाहरण विधि से संबंधित नहीं है? क्या वो मूर्त है, अमूर्त है, आकृति है, या शाब्दिक है, मतलब कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, पिक्टोरियल या वर्बल। तो जो इल्यूस्ट्रेटिव मेथड है, मतलब उदाहरण विधि है, उससे आपका अमूर्त एग्जाम्पल रिलेट नहीं करता है ना। और बाकी जो 3 हैं वो आपके उदाहरण विधि से संबंधित हैं। तो ये भी आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से जानकारी मिली है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्या ठेका विधि के नाम से जानी जाती है? क्लेवे मेथड, मोंटेसरी मेथड, डाल्टन मेथड, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं कि जो ठेका विधि है उसके नाम से गाल्टन विधि को जाना जाता है। अब गाल्टन विधि को अमेरिका के गाल्टन नगर में विकसित किया गया था, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लेवे मेथड आपका फ्रावेल से संबंधित है और जो कोल्डवेल का भी एक ऑप्शन में नाम आया था उससे भी संबंधित है। उनने इसको क्लेवे मेथड को प्रचलित करा, बट इसकी शुरुआत आपके फ्रावेल ने करी थी। और मारिया मोंटेसरी को आप जानते ही हैं, इन्होंने बाल विद्यालय की स्थापना करी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, मतलब प्रोजेक्ट मेथड का यूज़ क्या है? इट गिव्स वर्क एक्सपीरियंस, ओके, इट गिव्स लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस, इट गिव्स लाइफ एक्सपीरियंस, या इनमें से सभी। तो आई थिंक कि आप इसको वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करेंगे, अपना आंसर खुद से देंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है इट गिव्स लाइफ एक्सपीरियंस। अब इस चीज़ को समझाने के लिए मैं 2 डेफिनेशन के माध्यम से आपको ये चीज़ समझाऊंगा, और वो 2 डेफिनेशन आपकी हैं। एक तो स्टीवेंसन की है और दूसरी आपकी बेलोड की है। तो स्टीवेंसन कहते हैं कि इन प्रोजेक्ट मेथड यू गिव अ प्रॉब्लम टू अ चाइल्ड विच कनेक्ट हिम टू द लाइफ। मतलब चाइल्ड को आप क्या देंगे, एक समस्या देंगे, वो उसे किससे कनेक्ट करेगी, वो आपको लाइफ से कनेक्ट करेगी, है ना। और बेलवोर्ड क्या कहते हैं कि प्रोजेक्ट इज़ अ बिट रियल लाइफ दैट इज़ थ्रोन इन स्कूल। मतलब जो प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं एक रियल लाइफ की तरह है जिसे हम स्कूल में क्या थ्रो कर देते हैं। तो ये दोनों डेफिनेशन हमें ये बताती हैं कि प्रोजेक्ट मेथड है वो आपका एक्चुअली में किससे कनेक्टेड है, वो आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस से कनेक्टेड है ना तो वर्क लाइफ से, ना ये लाइफ लॉन्ग है। आई थिंक आपको इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ लेक्चर मेथड।
तो लेक्चर मेथड की इनमें से क्या लिमिटेशन नहीं है? टीचर इज एक्टिव, स्टूडेंट्स आर पैसिव, टीचर इज पैसिव, स्टूडेंट्स आर एक्टिव, दिस मेथड इज़ वेरी डल, दिस इज़ नॉट गुड फॉर स्मॉल चिल्ड्रन। तो लेक्चर मेथड के बारे में ऑलरेडी मैं प्रीवियस 2-3 क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा। सबसे पहली बात जो मैंने मेन इसमें बताई थी कि ये आपका टीचर सेंट्रिक अप्रोच है, ना कि स्टूडेंट सेंट्रिक। तो इस हिसाब से इसमें आपका स्टूडेंट पैसिव ही रहेगा, टीचर एक्टिव रहेगा। और ये डल मेथड है बिल्कुल, हाँ, क्योंकि हम इसे छोटे बच्चों को नहीं देते हैं, क्योंकि जब टीचर लेक्चर देता है तो उसमें स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होता है, इसलिए तो डल मेथड माना जाता है। ये भी बात सही है। और स्टूडेंट छोटे बच्चों को नहीं ये प्रोवाइड कराया जाता लेक्चर मेथड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि शिक्षण के कितने चर होते हैं, या वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग बताना है कि कितने होते हैं। तो वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग जो हैं वो 3 हैं। अब कौन कौन से हैं ज़रा इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जो टीचिंग के जो वेरिएबल हैं वो हैं आपकी 3। कौन कौन के? सबसे पहले आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसके बाद डिपेंडेंट, उसके बाद इंटरवेनिंग, है ना। अब ये क्या होते हैं ज़रा इनको समझ लेते हैं। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें क्या है कि आपका टीचर, इसके अंतर्गत कौन आएगा? टीचर आएगा। क्यों आएगा जरा इसको समझते हैं। क्योंकि जैसे मैं यहाँ देखूँ तो मैं आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो मैं इंटरडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र हूँ, ठीक है। मैं आपकी तरह मैं स्वतंत्र क्यों हूँ? क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग टाइम सेलेक्ट कर रहा हूँ, अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसमें मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, ठीक है। दूसरे अगर डिपेंडेंट की बात करें तो आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट की तरह हैं। क्यों? क्योंकि आपको जो टाइम मिलेगा वीडियो अपलोडिंग का या लेक्चर को लाइव देखने का, वो एक फिक्स टाइम मेरी तरफ से प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप कहीं ना कहीं जो मेरे द्वारा जो प्रोवाइड कराया गया समय है उस पर आप डिपेंडेंट हैं। जितने क्वेश्चन मैं दूंगा उतने ही आप देख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये आपकी डिपेंडेंसी को शो करता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल में आप आ गए। अब इंटरवेनिंग क्या है? मैं जो कंटेंट सेलेक्ट करूँगा, मैं जिस मेथड का यूज़ करूँगा, है ना, जिस मेथड को यूज़ करूँ, जितनी मैं विधियों को यूज़ करूँ, सभी मैं ऑनलाइन मोड का यूज़ कर रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं इंटरवेनिंग में आता है। तो ये हमारे 3 वेरिएबल हैं, ओके, टीचिंग के। तो ये आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। व्हाट कुड बी अ बेस्ट प्रोजेक्ट फॉर अ एसएसटी टीचर। मतलब एसएसटी टीचर के लिए इनमें से कौन सा एक बेस्ट प्रोजेक्ट है? पहला है कि बच्चों से कहना कि वो ग्राम सभा की कार्रवाई को देखें, कि मैंने बच्चों से कह दिया कि एसएसटी का टर्म है और ये प्रोजेक्ट के तौर पे आपको ग्राम सभा में जो भी कार्रवाई हो रही है उसको देखना है। अगला कहता है कि बच्चों ग्राम सभा के अध्यक्ष के रूप में सभा को संबोधित करेगा। मैंने किसी एक बच्चे को सिलेक्ट कर दिया और मैंने उसे ही काम दे दिया, नहीं आज की जो सभा है वो आप संबोधित करेंगे, है ना। क्या ये प्रोजेक्ट होगा? बच्चा सामाजिक विज्ञान पर आधारित नाटक को लेके, कि मैं बच्चों से कह दूं नहीं आज सामाजिक एसएसटी का आपका सब्जेक्ट है और ये टॉपिक आपको दिया जा रहा है, इस पर आपको एक नाटक प्ले कि आपको लिखना है ना। अगला है कि बच्चा किसी करंट पॉलिटिकल इशू का एक हास्य चुटकुले, आपने एक अखबार में छोटे छोटे हास्य चुटकुले सुने होंगे पॉलिटिशियन के ऊपर, तो उससे रिलेटेड कुछ लिखने को दूँ। अब आपको ये बताना है कि एसएसटी टीचर प्रोजेक्ट के तौर पर इनमें सबसे बेस्ट क्या होगा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर का, है ना। क्यों? क्योंकि अब आपको यह देखना है क्योंकि बच्चे को हमें एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट कराना है प्रोजेक्ट के तौर पे। तो मैं खुद बच्चे से कह दूंगा कि नहीं वो जो सभा चल रही है उसको खुद संबोधित करेगा। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण प्रक्रिया के कितने घटक होते हैं, ठीक है। आपको बताना है 1, 2, 3, 4। तो आई होप कि शिक्षण प्रक्रिया के घटकों के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा, और अभी जो मैं आगे इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा उससे आपको ज़रूर याद आ जाएगा कि आखिर में आप बिल्कुल सही हैं। तो इसका जो आंसर है वो 3। अब घटक कौन कौन से होते हैं जरा उनको भी देख लेते हैं। तो ये हैं आपके घटक। आपने ये जरूर देखा है कि शिक्षक होता है, शिक्षार्थी होता है, और आपका पाठ्यक्रम होता है ना। ये 3 घटक मेन होते हैं शिक्षण प्रक्रिया के। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण स्तर को सही क्रम में लगाओ। स्मृति पहले नंबर पे, दूसरे पे चिंतन, तीसरे बोध। अब इनके सीक्वेंस को आपको करेक्ट करना है कि स्मृति पहले आएगी फिर चिंतन आएगा फिर बोध आएगा, या बोध पहले आएगा फिर चिंतन आएगा फिर स्मृति आएगी, या पहले चिंतन आ जाएगा फिर आपका स्मृति फिर बोध आएगा, या पहले स्मृति आएगी बोध आएगा तो चिंतन आएगा। तो आपको इसको सही क्रम में लगाया ना। इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है आपका ये 3rd वाला 1, 3, 2। मतलब पहले आएगी आपकी स्मृति, फिर आएगा आपका बोध, फिर आएगा आपका चिंतन, ओके। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहता है कि शिक्षण की प्रभावशीलता को इनमें से आंका जाना चाहिए। किस बेस पे आप टीचिंग की प्रभावशीलता को आंक सकते हैं, इफेक्टिवनेस को? क्या वो करिकुलम कवरेज के बेस पे है, चाइल्ड इंटरेस्ट मतलब बच्चे की रुचि के बेस पे है, लर्निंग आउटकम्स मतलब बच्चे के द्वारा प्राप्त किए प्रतिफलों के बेस पे है, या टीचिंग एड्स के बेस पे है? तो जो शिक्षण की प्रभावशीलता है वो आप किससे आंकेंगे? उसका जो सही आकलन होगा वो बच्चे के प्रतिफलों से होगा कि आखिर में बच्चे ने सीखा क्या है। टीचर बहुत
सारे तरीक़ों से एक बच्चे को पढ़ा के चला गया, बहुत सारे उसने टीचिंग एड्स यूज़ करे, करिकुलम भी कवर कर लिया, बच्चे की रुचि भी है, बट अगर बच्चा सीखा ही नहीं कुछ तो वो आपका शिक्षण किसी काम का नहीं है। तो जो शिक्षण की प्रभावशीलता है वो बच्चे के प्रतिफल के बेस पे आंकी जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए किस प्रकार की शिक्षक की नियुक्ति की जाती है। क्या वो रिसोर्स टीचर है, एक्सपीरियंस टीचर है, सब्जेक्ट टीचर है, एफिशिएंट टीचर है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ एक वर्ड है दिव्यांग बच्चे। वैसे तो समावेशी शिक्षा में हर तरीके के बच्चों को एक साथ लेके चलने की बात करी गई है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके कक्षा में कोई दृष्टिबाधित बच्चा है ना, तो जो सब्जेक्ट या रेगुलर टीचर होगा उसे ट्रेनिंग अवश्य दी जाएगी कि हाँ आप उसको डील करें। तो वो टीचर क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसे हियरिंग की चीज़ें सुनाएगा, मतलब वीडियो तो नहीं, मतलब हियरिंग मतलब ऑडियो वगैरह विजुअल देगा वो चीज़ें। तो लेकिन अब ऐसा तो नहीं है जो जनरल या सब्जेक्ट टीचर है वो उस बच्चे को ब्रेन लिपि आगे सिखा दे, नहीं होगा। तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी रिसोर्स टीचर की। तो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए जिस शिक्षक की नियुक्ति की आवश्यकता होती है वो होती है रिसोर्स टीचर की। आई होप कि यह चीज़ आप याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि शिक्षण प्रक्रिया के निम्न पदों में को व्यवस्थित कीजिए। तो ये आपको क्रम दिए, कुछ पद दिए गए हैं, इनको आपको एक सीक्वेंस में अरेंज करना है कि कौन सी चीज़ पहले आएगी कौन सी बाद में। तो जो शिक्षण की प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है गोल सेटिंग, मतलब उद्देश्य का निर्माण करना। तो पहले आएगा डी, उद्देश्य के निर्माण के बाद आप क्या करेंगे, बच्चे की नॉलेज को प्री नॉलेज से ऐड करेंगे, है ना। तो इसका आएगा डी के बाद ए। फिर क्या आएगा, इसको आप नॉलेज को कनेक्ट करने के बाद आप उसके सामने शिक्षण सामग्री को प्रस्तुत करेंगे, तो मतलब ई आएगा। ई आने के बाद आपका क्या, मूल्यांकन करेंगे आप। मूल्यांकन करने के बाद आपको अगर जहाँ कमी लगेगी कि हाँ इस पार्ट में बच्चे की अभी कमी रह गई है तो आप पुनः शिक्षण करेंगे। तो आपका ऑप्शन बन जाता है DAEVC, मतलब ऑप्शन नंबर 3। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अध्यापक अपने पाठ की योजना बनाता है एक प्री एक्टिव स्टेज पर, पोस्ट एक्टिव स्टेज पर, इंटरएक्टिव स्टेज पर या ट्रांसफर स्टेज पर। तो सभी को पता है कि हम लेसन प्लान कब बनाते हैं, कक्षा से जाने से पहले, है ना। तो इसका सीधा सा आंसर है प्री एक्टिव स्टेज। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और मैं यही उम्मीद करूँगा कि पहले आप वीडियो को 2-3 सेकंड के लिए पॉज करके अपना आंसर दे रहे होंगे, है ना। उसके बाद आगे का आप एक्सप्लेनेशन देख रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन कहता है कि प्रोजेक्ट मेथड में प्रस्तुत समस्या की मुख्य विशेषता है। तो प्रोजेक्ट मेथड में कौन सी समस्या की मुख्य विशेषता होनी चाहिए। समस्या सरल होती है, समस्या चुनाव बालक स्वयं करता है, समस्या दैनिक जीवन से जुड़ी होती है, समस्या शिक्षण के निर्देशन में हल होती है। तो आपको बताया प्रोजेक्ट मेथड में समस्या है वो किस चीज़ से जुड़ी है, क्या वो सरल होती है। तो ज़रूरी थोड़ी है कि समस्या सरल हो, ऐसा कुछ फिक्स तो नहीं, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। समस्या का चुनाव बालक स्वयं करता है, नहीं, टीचर समस्या उसे देता है बच्चे को, बच्चा कभी भी समस्या का स्वयं चुनाव नहीं करता है। समस्या शिक्षण के निर्देशन में हल होती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्रोजेक्ट मेथड निर्देशन में, पहली बात तो ये निर्देशन यहाँ वर्ड गलत है, बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि प्रोजेक्ट में टीचर के गाइडेंस की ज़रूरत पड़ जाए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि टोटल प्रोजेक्ट आपका जो होगा वो टीचर की गाइडेंस में ही होगा, नहीं। तो यहाँ जो सबसे मेन की पॉइंट है वो है जो समस्या होगी वो बच्चे के दैनिक जीवन से जुड़ी होगी, जिससे बच्चा वो करने में एक्टिव रहे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रोजेक्ट मेथड की ताकत निहित है क्या इसमें, सोशल पार्टिसिपेशन में, रोल ऑफ टीचर में, इंडिविजुअल एंगेजमेंट में या कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन में। तो अगर मैं यहाँ एलिमिनेशन मेथड यूज़ करूँ तो कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन ये रूट लर्निंग को बढ़ावा देता है, तो ये तो कट गया। रोल ऑफ टीचर में प्रोजेक्ट मेथड का नहीं, इसमें रोल ऑफ स्टूडेंट है, मतलब हमें लर्नर को एक्टिव बनाना है। अब यहाँ दो जो ऑप्शन बच जाते हैं उनमें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, एक तो सोशल पार्टिसिपेशन है, एक इंडिविजुअल एंगेजमेंट है। अब यहाँ अगर मैं अम्ब्रेला टर्म की बात करूँ तो इसमें जो वर्ड आएगा वो आपका सही उत्तर होगा इंडिविजुअल एंगेजमेंट। अब क्यों होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट देने का मेन मोटिव हमारा ये है कि लर्नर एक्टिव हो, एक्टिव होकर वो अगर सोसाइटी में पार्टिसिपेट करता है तो वो उसके बाद की प्रक्रिया है। लेकिन मेन जो हमारा मोटिव रहता है वो ये रहता है कि जो लर्नर है या जो स्टूडेंट है वो एक्टिव होकर काम करे। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन कहता है कि लर्निंग इन कंस्ट्रक्टिव सेटअप, मतलब कंस्ट्रक्टिव सेटअप में लर्निंग कैसी हो सकती है। देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड रिस्पॉन्स, देयर इज अ मैच बिटवीन व्हाट एंड हाउ स्टूडेंट लर्न, देयर इज अ एसोसिएट चेन एंड स्टिमुली, देयर इज अ मैच बिटवीन मॉडल्ड बिहेवियर एंड इमिटेशन। तो आपको ये बताना है कि निर्मित बाद में लर्निंग किससे संबंधित है। तो निर्मित बाद जिसका हमारा NCF 2005 भी बढ़ावा देता है जिसको निर्मित बाद को, तो उसका ये कहना है कि बच्चे क्या सीखते हैं और कैसे सीखते हैं। इसका उस कंस्ट्रक्टिविज्म का बहुत ज़्यादा फोकस है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि आगमन विधि का उपयोग निगमन विधि से अधिक क्यों किया जाता है।
आपको पता है कि आगमन विधि मतलब इंडक्टिव मेथड और निगमन विधि डिडक्टिव मेथड। तो आपको मैं बता दूं कि जितने भी मेथड हैं, टीचिंग जितनी भी मेथड है, उन जितने भी टाइप के मेथड हैं, उन सब के बेस पे हमने उन सब के एक एक क्वेश्चन को पिछली वीडियो में कवर किया है। उसके बेस पे आपको सारे टीचिंग मेथड क्लियर हो जाएंगे। आई होप कि बहुत से बच्चों ने वो वीडियो देखी है, और जिन्होंने नहीं देखी है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें, उसमें सारे टीचिंग मेथड कवर किए गए हैं। तो आगमन मेथड को निगमन मेथड से क्यों बेहतर माना जाता है? आगमन विधि सभी विषयों के लिए उपयुक्त है? नहीं, ऐसा ज़रूर नहीं है, क्योंकि आगमन विधि आपकी व्याकरण मतलब भाषा और गणित के लिए उपयुक्त नहीं है, उसके लिए निगमन विधि ही ज़्यादा उपयुक्त है। निगमन विधि में कोई रचनात्मकता नहीं होती, ये बात भी गलत है। ऐसा नहीं है कि निगमन विधि में कोई रचनात्मकता नहीं होती, बिल्कुल होती है। आगमन विधि से विषय वस्तु पूरी तरह से स्पष्ट समझ आती है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आगमन विधि में आपको जो चीज़ समझाई जाती है, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल पहले दिया जाता है और रूल बाद में बनाया जाता है, तो आपको जो भी रूल है उसका पीछे का बेस पता चल जाएगा कि अगर रूल माना जाता है तो ये किस बेस पे माना जाता है। इसमें चीज़ की स्पष्टता बहुत अधिक हो जाती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निगमनात्मक तर्क से प्राप्त होता है, सर्टेनिटी प्राप्त होती है, प्रोबेबिलिटी प्राप्त होती है, एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन। तो निगमनात्मक तर्क आपका क्या होगा यहाँ, मतलब डिडक्टिव रीजनिंग से आपको क्या प्राप्त होगा? तो डिडक्टिव रीजनिंग से हमेशा आपको सर्टेनिटी मिलती है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि गणितीय खेल और पहेलियाँ में किस विधि का उपयोग होता है? क्या प्रॉब्लम सॉल्व मेथड है, प्लेवे मेथड है, इंडक्टिव या डिडक्टिव मेथड है, एनालिसिस सिंथेसिस मेथड है? तो गणित, खेल और पहेलियों में यहाँ एक की पॉइंट आपको यहाँ देखना है कि यहाँ वर्ड है खेल, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो प्लेवे मेथड है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि लिमिटेशंस ऑफ लर्नर सेंटर अप्रोच। ए में बोलता है डिफिकल्ट टू इंक्रीज द अचीवमेंट लेवल ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑन एन एवरेज विद इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, ये इसकी लिमिटेशन है। या इट रिक्वायर्स टीचर्स हु आर वेरी सेंसिटिव टू द नीड ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ अगर मैं बताऊँ आपको, जो लर्नर सेंटर अप्रोच की लिमिटेशन है वो इनमें से दोनों हैं, क्योंकि यहाँ टीचर भी होना चाहिए जो बच्चों को लेकर सेंसिटिव हो, बिल्कुल बात सही है, तभी वो लर्निंग सेंटर वे में टीचिंग दे पाएगा। और डिफ़िकल्ट टू इंक्रीज अचीवमेंट लेवल ऑफ ऑल स्टूडेंट, मतलब सभी बच्चों का एक ही समय पे अनलिमिटेड मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड में उनकी अचीवमेंट लेवल को कवर करना, ये भी थोड़ा इसकी लिमिटेशन में आ जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बोथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब इनमें से आपकी कौन कौन सी जो प्रोसेस हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्वॉल्व हैं? कंपेरिजन, इन्फेरिंग, क्लासिफिकेशन, यूजिंग ट्रायल एंड एरर। तो आपको ये बताना है कि इनमें से क्या सम्मिलित है। तो यहाँ आप 2 सेकेंड के लिए वीडियो को पॉज करके अपनी तरफ से आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ जो आपकी समस्या समाधान विधि में अगर मैं कहूँ कि आपको क्या चीज़ इसमें सम्मिलित आएगी, तो यहाँ ये ऑल होगा कि ये सारी चीज़ें यहाँ सम्मिलित आएंगी। ओके, चलते हैं अगले, क्योंकि कंपैरिजन भी आता है, आपको देखना होगा। जैसे हम कई बार वेबसाइट पे जाके देखते हैं कि ये प्रोडक्ट यहाँ इतने का मिल रहा है, यहाँ पर इतने। क्लासिफिकेशन हम वर्गीकरण भी करते हैं। ट्रायल एंड मतलब कई बार देखते हैं गलती होती है फिर सीखते हैं, फिर गलती होती है फिर सीखते हैं, इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रोसेस में आएंगी। अगला क्वेश्चन कहता है SSA 2001 का कार्यक्रम नहीं है। SSA मतलब यहाँ मैं बता दूँ इसका फुल फॉर्म कि SSA मतलब सर्व शिक्षा अभियान। ओके, तो DPEP शिक्षाकर्मी परियोजना, SDP, SMC, VEC या ICDS। यहाँ आपको बताना है कि सर्व शिक्षा अभियान 2001 से कौन सी चीज़ नहीं है जुड़ी हुई है ना। तो यहाँ आप वीडियो 2 सेकंड के लिए पॉज कर सकते हैं। मैं यही उम्मीद करूँगा बाद में आप एक्सप्लेनेशन देखें चीज़ों का। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ DPEP की, तो DPEP आपका क्या होगा? DPEP का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ ये आपका सर्व शिक्षा अभियान से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, DPEP आपका सर्व शिक्षा अभियान से जुड़ा हुआ है, ठीक है। शिक्षाकर्मी परियोजना ये भी सर्व शिक्षा अभियान से जुड़ी हुई है, ठीक है। अगर बात करें SDP और SMC की, ठीक है, तो SDP हो गया, SMC हो गया, मतलब स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी या विलेज एजुकेशन कमेटी। तो ये सारी चीज़ें आपकी मतलब सर्व शिक्षा अभियान से नहीं जुड़ी हैं। तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। और अगर मैं बात करूं कि आपका ICDS क्या है, तो ICDS जो आपका है वो होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है। इसका ये फुल फॉर्म जो भी आपको बताए गए हैं, आई होप कि आप वो सारी चीज़ें नोट कर लेंगे।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि इन ऑर्डर टू मेक द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑफ सोशल साइंस पार्टिसिपेटिव देयर इज अ नीड टू इंट्रोड्यूस डिबेट एंड डिस्कशन इन द क्लासरूम. दिस अप्रोच टू लर्निंग बिल लीड्स अ लॉट ऑफ नॉइज इन द क्लासरूम एंड डिस्टर्बिंग द नाइबरिंग क्लासेस टू. मतलब अगर हम सोशल साइंस की क्लास है उसमें बच्चों को अगर डिबेट कराते हैं, ठीक है, या डिस्कशन कराते हैं, तो उससे क्या होगा, क्या क्लास अस्त व्यस्त हो जाएगी या उसमें शोरगुल बढ़ जाएगा, जिससे बगल की कक्षाओं को भी दिक्कत होगी. कि बोथ द लर्नर एंड टीचर अलाइव इन सोशल रियलिटी, मतलब बच्चे को और अध्यापक दोनों को एक तरीके से जीवंत रखेगी समाज की सोशल रियलिटी के बेस पे. लीड्स टू वेस्ट ऑफ टाइम, मतलब ये पूरा वेस्ट ऑफ टाइम है, या बोथ ए एंड सी. तो आई होप कि इसका आंसर आप सभी समझ गए होंगे. आंसर नंबर 2 इसका सही हो जाता है कि ये बच्चे और टीचर दोनों को एक्टिव रखेगी. अगला क्वेश्चन है द प्राइमरी टास्क ऑफ द टीचर इज टू, मतलब टीचर का जो प्राइमरी टास्क है वो क्या है. टीच प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम, मतलब जो नियोजित पाठ्यक्रम है उसी को पढ़ाना. स्टिमुलेट एंड गाइड स्टूडेंट लर्निंग. इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट बिलोंग टू रिच सोसाइटी. या फिर प्रमोट हैबिट्स ऑफ कन्फर्मिटी ऑफ टू अडल्ट डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन. तो यहाँ जो सही आंसर होता है वो टीचर का जो प्राइमरी टास्क है वो बच्चों को गाइड करना और स्टिमुलेट देना कि वो बच्चे सीखें, मतलब बच्चे का अधिगम हो. तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है. अब प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम कई बार ये पूरा हो जाता है, लेकिन ये कोई बाउंडेशन नहीं है, मतलब ये प्राइमरी टास्क नहीं है कि नहीं पहले करिकुलम ही पूरा करना है, ठीक है. और ये रिच सोसाइटी वाला तो अपने आप कैंसिल हो जाता है. प्रमोट हैबिट्स ऑफ अडल्ट एंड, और यहाँ हैबिट को प्रमोट हो सकता है उनमें सारी अच्छी आदतें ना हो तो उनको प्रमोट करना कोई वजह नहीं मानी जाती. अगला क्वेश्चन कहता है एक कक्षा में अध्यापक बच्चों को शिक्षण के दौरान संसाधनकर्ता बन जाता है. ओके, तो यह किस प्रकार के अध्ययन को दर्शाता है. यहाँ अगर मैं बताऊँ संसाधनकर्ता मतलब आप फैसिलिटेटर या रिसोर्स के तौर पे देख सकते हैं. तो ये चीज़ क्या शिक्षक केंद्रित है, बाल केंद्रित है, प्रतिवर्ती या सभी. तो क्या कर रहा है कि अध्यापक बच्चों को शिक्षण के दौरान संसाधनकर्ता के तौर पर बन जाता है. मतलब शिक्षक यहाँ एक फोकस मोड में नहीं है, मतलब पूरा जोर शिक्षक के ऊपर ना देके बच्चे के ऊपर दिया जा रहा. तो ये अपनी जो अधिगम है वो बाल केंद्रित कहा जाएगा. तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि जब बच्चा अपरिचित से कोई चीज़ लेने से पहले अपने परिचित की ओर देखता है तो यह कहलाता है. तो आपको बताना है क्या है ये. सोशल रेफरेंसिंग का नाम है, मतलब सामाजिक संदर्भ कहेंगे. सोशल लोफिंग सामाजिक आवारगी कहेंगे. सोशल इन्फ्लुएंस सामाजिक प्रभाव कहेंगे. या सोशलाइजेशन सामाजिकरण कहेंगे. तो यहाँ आपको देखने वाली जो बात है वो है बच्चा क्या कर रहा है. अपरिचित बच्चे को कोई चीज़ दे रहा है, लेकिन बच्चे ने चीज़ लेने से पहले अपने परिचित की ओर देखा. आपने देखा होगा कि जब किसी बच्चे को उसकी दादी या उसकी माँ किसी पार्क वगैरह में ले जाती हैं तो जब कोई अजनबी मतलब स्ट्रेंजर उसको कोई चीज़ देता है तो वो सबसे पहले अपनी माँ या दादी की ओर सिर घुमा के देखता है. जब वो कहती हैं हाँ बेटा ले ले, ये भी आंटी या दादी हैं, तब वो जाके वो चीज़ लेता है. तो जो ये टर्म है इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम सोशल रेफरेंसिंग कहते हैं, सामाजिक संदर्भ. आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी. बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर. अगर उससे पहले अगर मैं और ऑप्शन की डिस्कशन करूं तो यहाँ जो सोशल लोफिंग है इसमें आप ग्रुप में काम देते हैं. इसे ऐसा कहेंगे कि साथी हाथ बढ़ाना, मतलब एक काम जो दिया जाता है वो ग्रुप में दिया जाएगा. तो उसमें जो ग्रुप के जो मेंबर हैं वो सब मिलके वो काम करते हैं. बस इसमें कुछ लोग हैं वो अपना हाथ उतनी बेहतर तरीके से ग्रुप की एक्टिविटी में नहीं पार्टिसिपेट करते जिस तरीके से उन्हें कहा करना होता है. तो इसको एक टर्म दिया है वो है सोशल लूफिंग का. सोशल इन्फ्लुएंस आपको पता है किसी और के किए हुए कार्य का प्रभाव हमारे ऊपर अगर पड़ेगा तो उसमें से सोशल इन्फ्लुएंस का नाम देते हैं. सामाजिकरण मतलब बच्चा दूसरों से मतलब अपने फैमिली में घुलता मिलता सदस्यों से घुलता मिलता है, फिर बाहर अन्य सामाजिक परिवेश में जाकर लोगों से घुलता मिलता है, उसे बोलते हैं सोशलाइजेशन. आई थिंक कि आपको चारों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि TSH हार्मोन्स प्यूबर्टी में लड़कों में स्रावित होता है. कथन 2 कहता है कि प्रोजेस्टेरॉन का संबंध लड़कियों की प्रेगनेंसी से है. यहाँ अगर मैं आपने दोनों वर्ड नए सुने होंगे, सबसे पहले डिस्कस करते हैं TSH के बारे में. तो TSH जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को कहते हैं. इसका जो फुल फॉर्म है वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये मतलब प्यूबर्टी के दौरान लड़कों में स्रावित होता है. बात ये बिल्कुल सही है. अगर बात करें प्रोजेस्टेरॉन की तो ये बिल्कुल लड़कियों में जब प्यूबर्टी आना स्टार्ट होती है तो उस समय लड़कियों में रिलीज़ होता है. और ये किस चीज़ को मेंशन या डिनोट करता है वो है लड़कियों की प्रेगनेंसी से रिलेटेड. तो यहाँ दोनों कथन अपने आप में सही हो जाते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट, मतलब बोथ इज़ राइट. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. अगला क्वेश्चन कहता है कि संवेगों का विकास हो जाता है. तो आपको बताना है संवेगों का मतलब इमोशंस का विकास बच्चे की किस अवस्था में हो जाता है.
टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय, इन्फेंसी, चाइल्डहुड या एडोलसेंस। तो हम सभी जानते हैं कि एकदम से जब बच्चे का जन्म होता है तो वहाँ संवेग बच्चे में नहीं आते हैं। बच्चे में संवेगों का विकास समय के साथ धीमे धीमे विकसित होता है। तो ये कब विकसित होता है? ये आपकी इन्फेंसी में आके विकसित हो जाता है, और इन्फेंसी जाते जाते संवेगात्मक रूप से बच्चा पूर्ण रूप से विकसित हो चुका होता है। ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि शास्त्रीय अनुबंध, जिसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से जानते हैं, का शैक्षणिक आशय मतलब एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, बच्चे को सक्रिय रूप से भागीदार करने में के काम आता है, यह बच्चों में आदत निर्माण के काम आता है, टीचर और बच्चे में आपसी संबंध निर्माण के काम आता है, या कोई नहीं। तो सबसे पहले अगर हम क्लासिकल कंडीशन के ही बारे में डिस्कस कर लें तो इसको जो देने वाले थे वो थे आपके पेवलव। ठीक है, आपको ध्यान होगा कि पेवलव ने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था, है ना। तो ये क्लासिकल कंडीशन किसने दी थी? वो थी पेवलव ने। तो इनने देखा था कि कुत्ता है तो उसको क्या है, मीट पाउडर दिखाने के साथ साथ ये बैल भी दिखा रहे थे। तो इन्हें मीट पाउडर और बैल का रिलेशन कुत्ते की लाड़ से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर दिया, है ना, जिससे कुत्ते में आदत का निर्माण हो गया कि घंटी बजते ही उसके मुंह से लार आनी शुरू हो जाती है। तो क्लासिकल कंडीशन का जो मेन एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है वो आपका क्या है? आदत निर्माण। मतलब ये बच्चों में आदत निर्माण के काम आता है। आई थिंक आपने क्लासिकल कंडीशन के बारे में पढ़ा होगा तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि जब बच्चा रात को अपने घर सो रहा होता है, ठीक, और रात को अचानक 12 बजे कोई उसका दरवाजा खटखटाता है तो वह सोचता है कि आखिर कौन हो सकता है। यह सोचने के बाद वो अनुक्रिया करता है। जैसे मान के चलो आपकी रात को आपके घर पे कोई आता है तो सबसे पहले आप एकदम से चौंक जाते हैं कि हाँ, टाइम देखते हैं कि हाँ 12 बज गए, इस समय कौन आ सकता है ना। उसके बाद आप हर पॉसिबल एक्शन लेते हैं, जैसे खिड़की से झांक के देखना कि कौन आया है, या होल जो अपना की होल उसमें होता है डोर में, उससे झांक के देखना कि बाहर कौन है। फिर जब आप तसल्ली कर लेते हैं कि आपके परिचित व्यक्ति ही बाहर खड़े हैं तब जाके आप गेट खोलते हैं। तो ये किस तरह का व्यवहार है? इसको आप कहेंगे ऐच्छिक व्यवहार, क्योंकि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं वो अपनी इच्छा से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है किसी ने कुंडी खटखटाई अचानक से आपने गेट खोल दिया। ठीक है, ये अगर व्यवहार बताएं तो ये अनैच्छिक व्यवहार होगा। आई थिंक आपको क्लियरिटी हो गई होगी ऐच्छिक और अनैच्छिक व्यवहार में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि जब अध्येता मतलब लर्नर का खुद पर नियंत्रण नहीं होता, उसका दिखाया गया उद्दीपक ही उसकी अनुक्रिया को निश्चित करता है। बताएं यह किस प्रकार का व्यवहार है? क्या एलिसिटेड बिहेवियर है या एमिटेड बिहेवियर है? तो सबसे पहले अगर बात करें कि ये एलिसिटेड और एमिटेड बिहेवियर हैं क्या, तो ये स्किनर के द्वारा दिए गए थे। तो स्किनर ने अपने थ्योरी में दो तरीके के व्यवहारों के बारे में बात करी, एक तो एलिसिटेड, एक एमिटेड। अब एलिसिटेड की अगर बात करें तो यहाँ क्या होता है, जो अनुक्रिया होती है वो उद्दीपक के देखते ही तुरंत अपने आप हो जाती है, इस पर आपका ज़्यादा नियंत्रण नहीं होता। जैसे अगर आपको किसी ने ऐसा होता नहीं है कि किसी को अगर छिपकली से डर लगता हो और अचानक उसके सामने कोई प्लास्टिक की छिपकली ऊपर फेंक दे तो वो अचानक से डर जाएगा। वो ये दिमाग लगाए गए नहीं कि अगला बंदा छिपकली पकड़ के उसकी ओर फेंक भी सकता है। तो अगर इस बिहेवियर की बात करें तो आपका ये एलिसिटेड बिहेवियर है। और अगर एमिटेड बिहेवियर की बात करें तो यहाँ आप खुद सोच विचार के अपना व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, है ना। जैसे किसी बात पे अगर डिसीजन लेना है तो आप पहले उसके बारे में सोचेंगे, उस पर चिंतन करेंगे, फिर जाके उसका डिसीजन लेंगे। तो ये आपका एमिटेड बिहेवियर है। तो यहाँ क्या हो रहा है, अगर की पॉइंट देखें तो जो लर्नर है वो खुद पर नियंत्रण नहीं है उसका, ठीक है। उसे जो भी स्टिमुलस या उद्दीपक दिखाया जाता है उसी को देख के तुरंत वो अनुक्रिया कर देता है, रिस्पॉन्स कर देता है। तो ये अपने आप में क्या है, एलिसिटेड बिहेवियर है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आई थिंक कि आपको दोनों बिहेवियर के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और ये बात ध्यान रखना, ये बिहेवियर दोनों किसने दिए, ये स्किनर के द्वारा दिए गए हैं। ओके, और स्किनर के द्वारा अगर मैं पूछूं आपसे कि स्किनर ने क्या मतलब कौन सी थ्योरी दी, तो स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी। आई थिंक कि आपको ये सब बातें क्लियर हो गई हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि बच्चों को गणित एवं भाषा पढ़ाते समय एक अध्यापक को किस शिक्षण विधि का उपयोग करना चाहिए? क्या वो निगमन विधि है या आगमन, मतलब डिडक्टिव है या इंडक्टिव मेथड? तो इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं कि हमने अपनी पिछली वीडियो में सारे टीचिंग मेथड को क्वेश्चन के माध्यम से कवर कर रखा है। तो अगर आपको टीचिंग मेथड्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है या कन्फ्यूजन है तो उस वीडियो को देख के आप सारे अप्लाइड क्वेश्चन हैं जिनके माध्यम से आपके सारे टीचिंग मेथड कवर किए गए हैं। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर कि अगर टीचर को बच्चों को मैथ और लैंग्वेज पढ़ानी है तो वो किस विधि का उपयोग करेगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है दोनों, क्योंकि टीचर ज़रूरत पड़ने पे आपकी डिडक्टिव मेथड भी यूज़ करेगा और इंडक्टिव मेथड भी। ठीक है, अब आई थिंक आपको पता होगा कि डिडक्टिव मेथड क्या होता है और इंडक्टिव मेथड क्या होता है। अगर मैं थोड़ा शॉर्ट टर्म में इसका बात करूं तो यहाँ इंडक्टिव मेथड मतलब निगमन में नहीं दिख रहा है तो ये नियम से
एग्जाम्पल की ओर है, ठीक है। और अगर आगमन विधि की बात करूं तो इसे एग्जाम्पल से रूल की ओर जाता है। तो ये का थोड़ा सा मैंने रिवाइज करा दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि आपकी कक्षा में एक उत्पाती बालक है, उससे निपटने अर्थात सबक सिखाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या उसे लाइब्रेरी में शांति पाठ के लिए भेज देना चाहिए? क्या उसकी सीट बदल देनी चाहिए? या उसकी क्लास का जो सेक्शन है उसे बदल देना चाहिए? या उसके स्कूल में बाद में रोकना चाहिए? तो यहाँ हो सकता है आपके और मेरे जो आंसर्स हैं उसमें डिफरेंस हो, और आप 2 मिनट के लिए वीडियो, 2 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करके भी अपना आंसर दे सकते हैं। तो मेरा जो आंसर है वो है उसको स्कूल के बाद में रोकना। अभी हम नंबर 1 बाई 1 करके सारे आंसर डिस्कस कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये ऑप्शन क्यों सही है ना। अब देखना कि बच्चा क्या उत्पाती बालक है और उसे लाइब्रेरी में अगर हम भेज देंगे, पहले तो वो पहले ही उत्पाती है, लाइब्रेरी का माहौल और वो ज़्यादा खराब कर देगा। तो शांति पाठ अगर उसे सीखना होगा तो वो क्लास ही में सीख लेगा, है ना। तो उसे लाइब्रेरी में भेजने का कोई मोटिव बनता नहीं है। उसकी सीट बदलना में भी शायद बहुत से लोग इस बात को टिक कर रहे होंगे कि उसकी सीट बदल देंगे। तो यहाँ देखने वाली ये बात है कि वो जो बच्चा उत्पाती है वो किसी खास बच्चे के साथ मिलकर उधम नहीं कर रहा जिससे आप उसकी सीट बदल दें। वो सभी बच्चों के साथ वैसी ही प्रवृत्ति अपना रहा है उत्पाती की। तो आप सीट भी बदल देंगे, वो किसी और बच्चे के साथ शैतानी करना शुरू कर देगा, है ना। तो ये भी इसका आंसर नहीं बन सकता। क्लास का सेक्शन चेंज, जब इस क्लास में अगर वो उधम कर रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि क्लास बदलने से उसका उधम करना बंद हो जाएगा, तो तब भी उधम करेगा। स्कूल के बाद रोकने का क्या मोटिव है? क्योंकि वो जो उधम कर रहा है वो बच्चों की उपस्थिति की वजह से कर रहा है ना। जब बच्चे क्लास से ही चले जाएंगे छुट्टी होने पर, अब क्लास में कोई बचा नहीं है, तो अब अकेला अगर वो बचा है तो उसके दिमाग में चलेगा कि मुझे अगर टीचर ने रोका है तो क्यों रोका है, वजह क्या है उसकी। तो वो खुद के किए हुए काम पर चिंतन स्टार्ट कर देगा और अगली बार उसके बिहेवियर में निश्चित तौर पर कोई ना कोई परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये ऑप्शन सही है। आई होप कि आपको इस बिल्कुल ऑप्शन का चुनाव हमने क्यों किया उसकी एकदम से क्लियरिटी हो गई होगी। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सेल्समैन को हर 5 प्रोडक्ट बेचने पर 2 प्रोडक्ट के बराबर कमीशन मिलता है। तो आपको बताना है ये किस प्रकार का रीइंफोर्समेंट है। क्या वो फिक्स्ड टाइम है, फिक्स्ड रेशियो है? अगर हम सबसे पहले बात करें तो रीइंफोर्समेंट की अनुसूची के अंतर्गत इनको बांटा गया है। तो इनके में 4 आपके प्रकार हैं। जो आपके पुनर्बलन है उनको 4 हिस्सों में बांटा गया है। 2 आपके एक होंगे फिक्स्ड टाइम हो गया, दूसरा आपका है वेरिएबल टाइम, ठीक है, और तीसरा आपका अगर फिक्स्ड रेशियो हो गया तो चौथा है आपका वेरिएबल रेशियो। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन कहता है कि 5 प्रोडक्ट उसने बेचने हैं, उसको 2 प्रोडक्ट के बराबर कमीशन मिल रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं 5 रेशियो 2 का अनुपात ही बन रहा है। तो ये जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ में भी फिक्स टाइम क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ कहीं भी क्वेश्चन में इस बात को मेंशन नहीं किया गया कि उसे हर 30 मिनट या हर 1 दिन या हर 2 दिन के बाद एक प्रॉपर कमीशन मिल रहा है। अगर इस चीज़ को मेंशन किया गया होता कि हर 2 घंटे के बाद उसने जितने प्रोडक्ट बेचे हैं फिर जाके उसे कमीशन मिलता है, तो जाकर आपका फिक्स टाइम हो सकता था। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि पिछले कुछ दशकों में छात्रों का बुद्धि कर्व औसत रूप से वृद्धि देखने को मिली है। यह क्या कहलाता है? क्या यह हेरिडिटी इफेक्ट है, इंटेलिजेंस इफेक्ट है, फ्लाइन इफेक्ट है, एनवायरनमेंट इफेक्ट है? तो जो बुद्धि वक्र में आपने अगर पढ़ा होगा तो बुद्धि वक्र इस तरीके से बना होता है। तो इसमें क्या है कि आपका समय के साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है तो बुद्धि वर्ग कहीं ना कहीं आपके राइट साइड शिफ्ट हो रहा है। तो इस इफेक्ट को एक फ्लाइन नाम के साइकोलॉजिस्ट थे, उनने इस पे अपना थ्योरी दी थी, तो इसको कहते हैं फ्लाइन इफेक्ट, ठीक है। आप इसके बारे में मे बी और भी पढ़ सकते हैं थ्रू गूगल। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि एक बच्चा क्रिकेट को सीखने के लिए बड़ी कड़ी मेहनत करता है क्योंकि उसी के मोहल्ले का एक बालक आज देश के लिए खेलता है जिसकी सब तारीफ करते हैं। बताएं यह किस प्रकार का पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट है? तो यहाँ देखना है कि बच्चा क्यों सीख रहा है कोई चीज़। कहीं ना कहीं उसने दूसरे की अचीवमेंट को देखा है कि वो इसलिए क्रिकेट सीखने में इतनी कड़ी मेहनत कर रहा है क्योंकि उसी के मोहल्ले का जो बच्चा है वो आज देश के लिए खेल रहा है और उसे सब नेम और फेम मिल रहा है, मतलब सभी की तारीफ मिली है, उसे सब जानते हैं। तो इस चीज़ को देखकर उसे कहीं ना कहीं रीइंफोर्समेंट मतलब पुनर्बलन मिल रहा है। तो ये किस तरीके का पुनर्बलन है? तो ये इनडायरेक्ट है। क्यों? क्योंकि उसके स्वयं ये अंदर से इच्छा थी नहीं, उसे ये चीज़ देखने के बाद उसके अंदर ये इच्छा का मतलब उत्पन्न हुई कहीं ना कहीं। तो इसे हम इनडायरेक्ट क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट पुनर्बलन, मतलब इनडायरेक्ट
रेनफोर्समेंट। अगर इसी को हम दूसरा नाम दें तो इसे विकेरियस रेनफोर्समेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब विकेरियस रेनफोर्समेंट की बात करें तो विकेरियस रेनफोर्समेंट को आपका किसने दिया, तो ये आपका अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था इस चीज़ को। ये आपको बात ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि जन्म के अगर हम और ऑप्शनों को यहाँ डिस्कस करें तो डायरेक्ट रेनफोर्समेंट क्या होता है, जो आपको सीधे तौर पे आपके अंदर से निकले, है ना, कि नहीं मुझे तो जॉब चाहिए है। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करना है, अपनी लाइफ को एक एज अ सिक्योरिटी फील करना है। तो ये आपका डायरेक्ट हो गया। पार्शियल मतलब आप थोड़े थोड़े समय के लिए बच्चों को रेनफोर्समेंट देते हैं, थोड़े थोड़े समय में, जैसे बच्चे ने कुछ अच्छा कर लिया उसे थोड़ा सा रेनफोर्समेंट दे दिया, वो और बेहतर करने के लिए एक्साइटेड हो गया। कंटिन्यूस आप बराबर उसे रेनफोर्समेंट देते चले जा रहे हैं, तो ये तो वैसे भी अपने आप में एक निगेटिव बात होती है कि आपको कभी भी कंटिन्यूस रेनफोर्समेंट बच्चों को देना ही नहीं है। अगर सबसे बेस्ट रेनफोर्समेंट की बात करी जाए तो वो आपका पार्शियल होता है। ये बात भी ध्यान रखिए कि अगर क्वेश्चन में आ जाए कि बताइए सबसे बेहतर या सबसे बेस्ट रेनफोर्समेंट कौन सा है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पार्शियल या कंटिन्यूस, तो आपको टिक किस पे करना है, पार्शियल पे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि जन्म के समय बच्चा होता है सामाजिक होता है, सोशल, असामाजिक या गैर सामाजिक या नैतिक। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो ना तो वो सामाजिक होता है ना असामाजिक। तो यहाँ जो वर्ड आएगा वो है गैर सामाजिक। आई होप कि ये बात आपको पहले ही पता होगी और सभी ने इसका सही आंसर टिक करा होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि पुनर्वर्गण अनुसूची का सबसे अच्छा प्रकार कौन सा है। अभी मैंने अपने पिछले क्वेश्चन में आपको पुनर्वर्गण अनुसूची के प्रकार बताए थे, तो ये 4 प्रकार हैं। कौन सा? फिक्स्ड टाइम, वेरिएबल टाइम, फिक्स्ड रेशियो और वेरिएबल रेशियो। अब अगर हम बात करते हैं कि इनमें सबसे अच्छा किसे माने हम, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किसको क्या कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि आपका वेरिएबल टाइम, सबसे पहले इसको हम अगर देख लेते हैं तो इसमें क्या है कि यदि आप किसी सप्ताह में कोई एक दिन आपका, जैसे अगर मैं कहूं कि आपका एक हफ्ते में आप किसी भी दिन छुट्टी ले सकते हैं, अब वो दिन फिक्स नहीं है, जब आपकी मर्जी करे तब आप छुट्टी ले सकते हैं, तो ये आपका वेरिएबल टाइम में आएगा। अगर हम वेरिएबल रेशियो की बात करें तो इस वेरिएबल रेशियो से कहीं ना कहीं आपके जो रिस्पॉन्स है वो घटने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल रेशियो। अगर हम बात करें फिक्स्ड टाइम की, तो मैंने कहा कि आपको मतलब हफ्ते के मंडे टू मंडे आपको छुट्टी निश्चित मिलेगी, या हफ्ते में आपको संडे टू संडे छुट्टी जरूर मिलेगी, तो ये आपको फिक्स्ड टाइम हो गया। फिक्स्ड रेशियो मैंने कहा आपको, अभी मैंने रिसेंट बताया था कि 5 प्रोडक्ट बेचने पर आपको 2 प्रोडक्ट के बराबर आपको क्या मिलना है, कमीशन मिलना है। तो ये पक्का है कि 5 बेचेंगे तो 2 ही मिलेगा। अगर इसी का अपोजिट देखते हैं वेरिएबल में, तो आपका 5 अगर प्रोडक्ट बेचे हैं तो मे भी शायद आपको 2 का लाभ हो सकता है, 2 के बराबर कमीशन मिल सकता है। मे भी अगर मुझे और ज़्यादा आपका काम देख के अच्छा लगा तो मैं आपको 3 भी दे सकता हूँ। तो यहाँ आपका जो रेशियो है वो फिक्स नहीं है ना। जैसे आपने देखा होगा कि सीजनल में किसी किसी शॉप पे बहुत ज़्यादा बिक्री हो जाती है और नॉन सीजन पे उसकी बिक्री बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये इसे अगर कहें किस तरीके का है, तो ये आपका वेरिएबल रेशियो है, क्योंकि यहाँ रेशियो जो है फिक्स नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा कम भी हो सकता है। और अनुसूची में सबसे बेहतर इसी को माना गया है, वेरिएबल रेशियो को। बस यहाँ ये है कि बच्चे को आपकी रेशियो के बारे में पता नहीं चले कि आप किस रेशियो में उसे रेनफोर्समेंट देते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि कौन सा ऑब्जर्वेशन लर्निंग का चरण नहीं है। तो आपको यहाँ बताना ये है कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग का इनमें से कौन सा चरण नहीं माना गया है। तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग के बताएं कितने चरण हैं, तो ये हैं 4। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब इनमें से कौन सा चरण नहीं है, तो क्या वो रेनफोर्समेंट, पुनर्वरण है, अटेंशन ध्यान है, मेमोरी मतलब आपका याद करने की वो है, मैच्योरिटी मतलब आपका परिपक्वता है। तो यहाँ जो ऑब्जर्वेशन लर्निंग का पार्ट नहीं है वो आपका है मैच्योरिटी। बाकी ये 3 आपके ऑब्जर्वेशन लर्निंग के पार्ट हैं। अगर चौथा बात करें तो आपका रिटेंशन, अगर मैच्योरिटी की जगह कौन है तो वो है रिटेंशन। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपके ऑब्जर्वेशन लर्निंग के चरण स्टेप्स हो गए। आई होप कि ये बात आप नोट कर लेंगे और बाकी जो भी जानकारी दी गई है वो आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना रहे होंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट इज गिवन बाई, मतलब पुनर्वलन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, स्किनर के द्वारा, हल के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा या पेवलॉव के द्वारा। तो आपको बताना है किसने दिया। 2 सेकंड का आप पॉज ले सकते हैं, अपना आंसर खुद दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है CS हल। अब यहाँ थोड़ा सा मेरी और आपके आंसर में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आप लोग स्किनर को मान रहे हो। तो यहाँ आपको एक बात ध्यान से सुनिए कि स्किनर ने रीइंफोर्समेंट टर्म यूज़ करी है अपने सिद्धांत में, और उनके सिद्धांत का नाम क्या था, उनके सिद्धांत का नाम था
अभी मैंने रिसेंटली आपको बताया था ऑपरेंट कंडीशन, है ना, तो उनका थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट कभी था ही नहीं, बस उनने रेनफोर्समेंट टर्म को अपने सिद्धांत में यूज़ करा था। अगर पूछा जाए थ्योरी और रेनफोर्समेंट कितने दिया तो वो है सी एस हल, ये दोनों बात अलग है। लेकिन अगर ऑप्शन में मैं सी एस हल को हटा दूँ तब आप स्किनर पे ही टिक लगाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और अभी मैंने बात करी थी पेवलोव ने क्या दिया, तो पेवलोव ने आपका क्लासिकल कंडीशन के बारे में बताया, और आपके थॉर्नडाइक ने के ट्रायल एंड एरर का दिया था, ठीक है। उसके बाद आपके लॉज दिए थे उनने, प्राथमिक एंड सेकेंडरी करके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे, और साथ ही एक्सप्लेनेशन जो भी दिया है उससे आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी और बेहतर तरीके से हुई होगी। उसके साथ ही अगर आप हमारे बाकी प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो हमने DSSB PRT की भी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा रहे हैं, साथ ही साथ चंडीगढ़ PRT के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनकी भी हमने एक रिव्यू के तौर पे आपको प्रैक्टिस कराई है, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि अभी तक चंडीगढ़ PRT में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट से। इसके साथ ही जो प्रीवियस चाहे आपका NBS हो, EMRS हो या KBS हो, DSSB हो, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट आता है, उसमें जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं अभी तक, या उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की सम कॉन्सेप्ट को और डेवलप करने के लिए, उनकी भी एक प्लेलिस्ट है, इस पर हम टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट के PY के क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो इन सबको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारे पैडल, मैंने आपको पैडा कुछ के बारे में बता ही दिया कि हम टेलीग्राम पर डेली रात को 9 बजे आपकी कुछ कंडक्ट कराते हैं, मंडे टू सैटरडे। आई होप कि वो ग्रुप भी आप ज्वाइन करेंगे, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट की समझ और ज़्यादा डेवलप हो। मैं तो यही मानता हूँ कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए जितना ज़्यादा मौका मिले आप उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको 20% पार्ट दे देंगे, बट अगर आपको उसको कॉन्सेप्ट को शार्पन करना है और बेहतर करना है तो आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, उसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो इसी के साथ हम अपनी अगली और बेहतरीन प्रैक्टिस वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। आई होप कि हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा, आप भी अपने एंड से उतना ही एफर्ट डाल रहे होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।